हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं भाई स्पर्म और एग, उसी तरह बेटा यहाँ पर भी हम दो गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट लेंगे, दैट इज मेल एंड फीमेल गैमीट। दैट इज व्हाई इट इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल और पेडिसल में फर्क होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वाली जो है स्टॉक, दिस इज कॉल्ड एज पेडंकल एंड पेडिसल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर। ये बेटा क्लोज्ड फ्लावर है जिसे हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस। क्लिस्ट माने मुट्ठी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पता है बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे कि मैम यार पढ़ाई नहीं हो रही, इसलिए आपके लेक्चर पे क्लिक किया है कि हम कम अमाउंट ऑफ टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस के साथ एक प्रॉपर वन शॉट पढ़ लें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो बिल्कुल सही वीडियो पे हैं आप, क्योंकि बेटा इस वन शॉट के अंदर मैं सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ताकि आप लोगों का एक प्रॉपर रिविजन हो पाए इस चैप्टर का। तो चलिए भाई बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और आप लोगों को एक छोटी सी बात और बताती हूँ बेटा, इसी तरह 12th क्लास के सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो आपको इसी चैनल पे एनसीईआरटी वाला पे मिलेंगे, क्योंकि ये पूरी सीरीज मैं ही कर रही हूँ। तो सारे चैप्टर्स आपको क्लास 12 की बायोलॉजी के बाय डॉक्टर आरुषितली, दैट इज योर आरू मैम के थ्रू मिलेंगे। चलिए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो भाई आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लेट्स स्टार्ट। मैम पूरा चैप्टर कराओगे? यस, फुल फ्लेज्ड चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बिफोर स्टार्टिंग, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं साइंटिस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो जिन भी चैप्टर्स में आगे साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर जो है साइंटिस्ट की शुरुआत में बात की गई है, जिनका नाम है पंचनन महेश्वरी। अब ये जो साइंटिस्ट हैं, ही इज वेरी वेल नोन, क्योंकि इन्होंने बेटा टिश्यू कल्चर पे और बेटा इन्होंने किस चीज पे काम किया है, मेजरली इन्होंने जिन चीजों पे काम किया है दैट इज टिश्यू कल्चर, और इन्होंने इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, मतलब लेबोरेटरी के अंदर बेटा टेस्ट ट्यूब पॉलिनेशन करके दिखाया था, और टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये दो चीज है बेटा जिनके लिए काफी ज्यादा फेमसली जाने जाते हैं। ही इज अ वेल नोन बॉटनिस्ट। ठीक है, ही वाज बोर्न इन जयपुर इन 1904, और उसके बाद बेटा इन्होंने आगे पढ़ाई की, इन्होंने काफी लोगों से इंस्पिरेशन भी ली। आगे जाके बेटा इन्होंने इंडियन बायोलॉजी के अंदर अपना काफी नाम कमाया, इन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स में भी काम किया, एंड द बिगेस्ट ऑफ ऑल इन्हें काफी सारे अवार्ड्स दिए गए, जिसमें कुछ अवार्ड्स के नाम यहाँ लिखे हैं, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से इनको अवार्ड, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, एंड काफी जगह से। प्लस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है बेटा, जिस बुक एनसीईआरटी को आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी इनका काफी बड़ा योगदान रहा है। He encouraged general education and made a significant contribution in school education बेटा। इन्होंने जो हमारी वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी दैट इज एनसीईआरटी 1964 में अपना काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, हर साइंटिस्ट के बारे में बेटा जिस भी चैप्टर में दे रखा है आपको पढ़ना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात कर रहे हैं मिरियाड्स ऑफ फ्लावर, क्योंकि आपके एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उन्होंने उसमें कुछ जनरल बातें करी हैं। तो मिरियाड्स ऑफ फ्लावर क्या होता है आप देख लीजिए, इट इज अ डाइवर्स कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। जैसे अपन कभी बुके बनवाते हैं, उसमें रोजेस लगवा लेते हैं, सनफ्लावर्स लगवा लिए, ऑर्किड्स लगवा लिए, आपने बहुत सारे तरीके के फ्लावर्स। तो बेटा अगर डिफरेंट कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स होता है दैट इज कॉल्ड एज मिरियाड्स ऑफ फ्लावर्स। फिर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जहां भी शब्द आ जाए मतलब गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट है। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं भाई स्पर्म और एग, उसी तरह बेटा यहां पर भी हम दो गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट लेंगे, दैट इज मेल एंड फीमेल गैमीट। दैट इज व्हाई इट इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब हम बात कर रहे हैं फूल वाले पौधों की, विच मीन्स हम क्लियरली स्टेट कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में। बिकॉज बेटा जब आप अपनी 11th क्लास में पढ़ते हैं प्लांट किंगडम, तब वहां आपको पढ़ाया जाता है कि कौन से पौधों पर फूल आते हैं, दैट इज एंजियोस्पर्म्स, विच मीन्स ये वाला चैप्टर आपका फुल डिटेल वर्जन ऑफ एंजियोस्पर्म्स है। आगे बात करते हैं मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे मेल्स में और फीमेल्स का जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था ह्यूमंस में, तो बेटा एक बेबी पैदा हो रहा था। तो मैम यहां पर क्या पैदा हो रहा है? तो बेटा यहां एंड प्रोडक्ट है फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्लावर क्या है? इट इज अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे रिप्रोडक्शन होता है। चलिए फ्लावर के बारे में थोड़ी जनरल बातें कर लेते हैं कि मैम फ्लावर एक काफी फैसिनेटिंग ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि हर किसी को देख के बहुत ही खूबसूरत लगता है, प्लस एक साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और बेटा एक इमोशंस दिखाने का जरिया भी है। जैसे बेटा इन लव, अफेक्शन, ग्रीफ,
चाहे बेटा किसी की डेथ हो वहां पे फ्लावर्स ले जाना, किसी की वेडिंग हो वहां फ्लावर्स ले जाना, किसी लड़की को प्रपोज करना हो वहां फ्लावर ले जाना, ठीक है। तो बेटा फ्लावर्स का हम बहुत इमोशनली, रिलीजियसली, कल्चरली काफी यूज करते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दे आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस। बेटा डेकोरेशंस के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, बर्थडे पार्टीज, वेडिंग्स, हर जगह। फिर आप कह सकते हैं फ्लावर एक जरिया है जब हम ह्यूमन इमोशंस दिखाने का, जैसे मैंने आपको बताया किसी को लव, अफेक्शन, सारी चीजें दिखाने के लिए। फ्लोरिकल्चर क्या होता है बेटा? फ्लोरिकल्चर इज अ साइंस दैट डील्स विद कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरिकल्चर। आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो उसी का आंसर है बेटा ये। फिर बेटा पूछा गया है कौन से पौधे हैं जो होम टाइप है? रोज, चाइना रोज, मैरीगोल्ड, लिली, जैस्मीन, सनफ्लावर इज अ मॉर्फोलॉजिकल प्लस एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। बेटा फ्लावर में बताया गया है कि ये एक मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल स्टडी। एम्ब्रियोलॉजिकल क्या है? उसके एम्ब्रियो वाले पार्ट की स्टडी, ठीक है। तो हमें फ्लावर से वो सब जानकारी मिलती है। चलिए अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर में बेटा अब हम सबसे बाहर से अंदर की ओर तक चलेंगे, ठीक है। सबसे बाहर की चीजों को पहले पढ़ेंगे, फिर हम अंदर तक जाते जाएंगे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर, मतलब अब आपको मैं समझाऊंगी एक एक करके। सबसे पहले बेटा आप ये ग्रीन कलर की जो यहाँ पत्ती देख पा रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेपल्स। क्या कहते हैं इनको? सेपल्स। और बेटा ये जो आप सुंदर सी अलग अलग फ्लावर में अलग अलग रंग की होती हैं, जैसे पिंक, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज पेटल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वर्ल क्या है? दैट इज सेपल्स। सेकेंड वर्ल किस चीज का होता है? दैट इज पेटल्स। हम बाहर से बेटा अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं मैम मेल पार्ट। बेटा मेल पार्ट को हम एंड्रोशियम भी कहते हैं, मेल पार्ट को स्टेमेन भी कहा जाता है। किससे बना होता है बेटा? दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेमेन, एंड हम इसे कह सकते हैं एंड्रोशियम, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे बेटा हो जाता है एंड्रोशियम। हम क्या जा रहे हैं? बाहर से अंदर की तरफ। सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, और फिर आता है बेटा गाइनोशियम। इसको बेटा हम कंबाइंडली पिस्टल कहते हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टल या बेटा आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, अरे मिट ही गया ये तो, व्हाट इज दैट, ठीक है, इसे कह सकते हैं पिस्टल एंड गाइनोशियम, ठीक है। दिस इज द फोर्थ वर्ल्ड। एक्चुअली क्या होता है आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड्स बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड कौन सा है? दैट इज सेपल्स, फिर पेटल्स, फिर एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम ये जो इतना फूला हुआ सा पार्ट है हरे रंग का, ये क्या है? बेटा दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थैलेमस, ठीक है। एंड अब आपको बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है मैम पेडंकल और पेडिसिल क्या होता है, ठीक है, और रिसेप्टिकल और थैलेमस क्या होता है? बेटा रिसेप्टिकल आप थैलेमस को ही कहते हैं, पर पेडंकल और पेडिसिल में फर्क होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं ये वाली जो है स्टॉक, दिस इज कॉल्ड एज पेडंकल एंड पेडिसिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर। पेडिसिल इज कॉल्ड एज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर। ये पेडंकल है बेटा, ये पेडिसिल है। डिफरेंस समझिए, बहुत लोग पेडिसिल और पेडंकल को एक ही चीज बता देते हैं। स्टॉक ऑफ द फ्लावर किसको कहते हैं बेटा? पेडिसिल को। कंफ्यूजन नहीं रखना है इस चीज में। चलिए अब भाई हम जब बोलते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, हम अभी पढ़ रहे थे, तो हम बोलते हैं यार कुछ चीजें हैं जो फ्लावर की असेंशियल हैं, कुछ हैं जो नॉन असेंशियल हैं। तो भाई नॉन असेंशियल को हम क्या कह सकते हैं? एक्सेसरी या नॉन रिप्रोडक्टिव, which means they are not directly involved in reproduction, indirectly, ठीक है। जैसे कैलिक्स एंड कोरोला। अभी कैलिक्स और कोरोला क्या होता है आपको बता रही हूं बेटा। असेंशियल और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं? जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन के अंदर, which means जैसे गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। अब यहां पर हम सारी चीज देख लेते हैं, ठीक है। फ्लावर क्या होता है? क्वेश्चन पूछा गया है बेटा बहुत बार एमसीक्यू में, वन वर्ड में भी, कि फ्लावर एग्जैक्टली होता क्या है। तो बेटा फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। याद रखना, इट इज अ मॉडिफाइड शूट, नॉट रूट, ओके। मॉडिफाइड शूट मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है। पेडिसिल क्या होता है? स्टॉक ऑफ द फ्लावर।
थैलेमस क्या होता है? स्वोलन पोर्शन ऑफ द पेडिसल को हम थैलेमस कहते हैं। अब बेटा ग्रुप ऑफ सेपल्स को कहा जाता है कैलिक्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड एज कैलिक्स एंड ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज कोरोला, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल कौन सी होती है? सेपल्स, सेकेंड वर्ल होती है पेटल्स, दैट इज ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज कोरोला। फिर बेटा थर्ड वर्ल है एंड्रोशियम, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड फोर्थ है बेटा गाइनोशियम, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, हम बोल रहे हैं कि बेटा एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है? असेंशियल वर्ल्स हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। पर कैलिक्स और कोरोला नॉन असेंशियल हैं, एक्सेसरी हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं। चलिए, अब भाई क्या क्या इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर? सो देयर आर 3 इवेंट्स दैट हैपेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये 3 में ही बेटा आपका चैप्टर पूरा ही बना हुआ है। हम इन्हीं को एक एक करके स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो भाई प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है? गैमीट्स के फ्यूज होने से पहले वाला, मतलब हम पढ़ेंगे कि मेल गैमीट कैसे बना, फीमेल गैमीट कैसे बनी, फिर मेल गैमीट फीमेल के पास पॉलिनेशन के थ्रू कैसे पहुंचा। ये सारे इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन के हैं। वंस बेटा वो फ्यूज होके जाइगोट बना लेंगे, हम फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ेंगे। फिर बेटा सीड, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, फ्रूट, इन सब के बारे में जब हम पढ़ेंगे वी विल बी टॉकिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। चलिए, तो भाई प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है मैंने बता दिया ऑलरेडी। गैमीट फॉर्मेशन और पॉलिनेशन हम पढ़ेंगे। अब एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे गैमीट फॉर्मेशन में मेल, ठीक है, मेल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज एंड्रोशियम। अब बेटा एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, ठीक है। बेसिक यूनिट को बेटा कहते हैं स्टेमन। स्टेमन में बेटा 2 चीजें होती हैं, दैट इज द एंथर एंड दी फिलामेंट, ठीक है, एंथर एंड दी फिलामेंट, ठीक है, 2 चीजें इसमें होती हैं। अब बेटा यहां पर क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बेटा फिलामेंट का ये वाला पार्ट जो है इट इज अटैच्ड टू दी एंथर एंड ये वाला जो पार्ट है इज अटैच्ड टू दी थैलेमस, ठीक है। तो प्रोक्सिमल पार्ट इज अटैच्ड टू दी थैलेमस एंड डिस्टल पार्ट, ठीक है, दिस इज दी डिस्टल पार्ट एंड दिस इज दी प्रोक्सिमल पार्ट। प्रोक्सिमल पार्ट किससे अटैच हो रहा है बेटा? नीचे थैलेमस से। और डिस्टल पार्ट किससे अटैच हो रहा है? दैट इज एंथर से, राइट। बेसिक यूनिट है स्टेमन, स्टेमन में एंथर और फिलामेंट आता है। चलिए हम एंथर की बात करते हैं। एंथर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और बहुत बच्चे वहां पर इतना इजी होने के बावजूद गलत करते हैं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ गलत क्या करते हैं और सही क्या होता है। हम देख सकते हैं एंथर के पास कितने लोब्स नजर आ रहे हैं? 2 लोब्स नजर आ रहे हैं, विच मीन्स इट इज बाइलोब्ड, ठीक है मैम। फिर बेटा इन 2 लोब्स के अंदर होते हैं थीका, एक लोब में बेटा होते हैं 2 थीका। थीका माने बेटा एक तरीके से कैविटी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, दिस इज लोब नंबर 1, दिस इज लोब नंबर 2। तो बेटा ये है एक लोब, ये है दूसरा लोब। एक लोब में बेटा है 2 थीका, इस वाले लोब में है 2 थीका। ओवरऑल पूरे आंसर में कितने थीका हुए? 4। पर अगर एक लोब की बात करें दैट इज लोब नंबर 1, 2 ही थीका है, ठीक है। इसलिए बेटा हम एक लोब के पर्सपेक्ट में हम इसे कहते हैं डाइथीकस विद रिस्पेक्ट टू 1 लोब। बहुत बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में सोचते हैं अरे 4 थीका, टेट्राथीकस लिख देते हैं। नहीं बेटा, आपकी एनसीईआरटी जिस टर्म्स में बात कर रही है हमें उसी टर्म्स में एग्जाम में लिखना है। एक भी शब्द की हेरा फेरी बेटा आपके नंबर कटवा देती है, राइट। डाइथीकस which means 1 lobe has 2 थीका, तो ओवरऑल 4 थीका। फिर बेटा इन्होंने कहा है कि ये जो थीका हैं दे आर सेपरेटेड बाय अ लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव। कलर चेंज करती हूं मैं, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव दैट इज कॉल्ड एज ए लाइन ऑफ डायसेंस, ठीक है। अब मैं आपको अगर एक बार फोटो दिखाऊं तो बेटा यहां पे आप देख सकते हैं द लाइन ऑफ डायसेंस, राइट। यहां पे बेटा आपको लाइन ऑफ डायसेंस जहां से ये फटता है और रिलीज होते हैं पोलन ग्रेन्स। चलिए, फिर बेटा हम लोगों ने बात करी इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट। क्यों? इसमें 4 स्पोरेंजियम थी, क्योंकि 4 थीका है उसमें 4 स्पोरेंजियम है विच मेक्स इट टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है, क्योंकि 4 थीका है बेटा।
तो इसमें क्या है, 4 स्पोरेंजियम, 1 2 3 4। फिर बेटा 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4, टेट्रागोनल, 4 कॉर्नर। माइक्रोस्पोरेंजियम फर्दर डेवलप्स इनटू पोलन सैक। ठीक है बेटा, ये आप देख रहे हैं, दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजियम, ये बेटा अलग अलग पोलन सैक में डेवलप होते हैं। ठीक है, इट इज लाइक अ कैविटी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अगर आप इस एंथर का ऐसे क्रॉस सेक्शन काटेंगे और इसको देखेंगे ऊपर से, तो आपको ये कुछ ऐसा नजर आता है। अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं, दैट इज द वॉल ऑफ द एंथर की। तो भाई सबसे बाहरी जो लेयर होती है, सबसे आउटर, जो प्रोटेक्शन के लिए काम में आती है, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ठीक है, सबसे आउटर लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस। हमेशा याद रखना बेटा, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे आउटर मोस्ट होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, और वो प्रोटेक्शन के ही काम आती है अधिकतर बार। फिर बेटा हम जो सेकेंड लेयर देख पा रहे हैं, दिस सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज एंडोथीसियम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अगेन फॉर प्रोटेक्शन। देन बेटा ये जो आप डार्क हरे रंग की देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द मिडल लेयर। और बेटा सबसे अंदर जो लेयर होती है, दैट इज टेपिटम। अब बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है आपके 1 मार्कर में, 2 मार्कर में या डायग्राम बेस्ड में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर, टेपिटम। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस। ठीक है, याद रखना है टेपिटम बेटा नरिशमेंट के काम आती है। अब आप देख रहे हैं ये टेपिटम के अंदर बेटा कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं, यहां आप देख रहे हैं इनके अंदर बेटा कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। और बेटा ये स्पोरोजिनस टिश्यू को हम ग्रुप ऑफ होमोजिनस टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ होमोजिनस, माने होमो माने एक जैसे दिखने वाले। ठीक है, होमोजिनस टिश्यू, सारे एक जैसे दिखने वाले सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पोरोजिनस टिश्यू। ये क्या है बेटा, ये इनको कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू लगा हुआ है बीच के अंदर। ठीक है, दीज आर द वॉल लेयर्स। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इन वॉल लेयर्स के बारे में बता दो, तो भाई चिंता करने की बात ही नहीं है। तुम्हें क्या लगा आरू मैम डायग्राम में निपटा देगी, नहीं नहीं, पूरी थ्योरी पढ़ेंगे हम। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर थी और मैंने आपको बताया प्रोटेक्शन के काम आ रही है। एंडोथीसियम बेटा एपिडर्मिस के नीचे है, सिंगल लेयर है, और बेटा डायहेसेंस मतलब जब एंथर फटेगा और पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, दैट इज उसमें इसका काफी मेजर रोल रहता है। मिडल लेयर बेटा, क्योंकि हमने देखा ये जो हरे रंग की पूरी लेयर है मिडल लेयर, ये काफी थिक होती है, राइट। तो बेटा ये एफीमेरल होती है, मतलब ये परमानेंट नहीं है, ये भी टूटेगी। ठीक है, फिर आती है टेपिटम बेटा इनर मोस्ट, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन को, एंड हैज डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गई बेटा टेपिटम की बात। ये अगर क्वेश्चन आता है वॉल लेयर्स ऑफ एंथर को समझाइए, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया बेटा क्या क्या चीजें हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड रूट और शूट और बोथ, बेटा मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्वोलन पोर्शन ऑफ द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, सूजा हुआ पोर्शन क्या कहलाता है, दैट इज थैलेमस। फिर बेटा क्वेश्चन है मैच द कॉलम, कैलिक्स क्या होता है बेटा, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेपल्स। ठीक है, कैलिक्स क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ सेपल्स। कोरोला क्या है बेटा, कोरोला इज अ ग्रुप ऑफ पेटल्स। एंड्रोशियम क्या है, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन। एंड गाइनोशियम क्या है, दैट इज द कार्पल और द पिस्टिल। राइट, अब मैच कर लेते हैं। ए का बेटा होगा 3, विच मीन्स ये कट गए। बी का होगा सेकेंड, ठीक है, विच मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट। सी का हो गया फर्स्ट एंड डी का हो गया फोर्थ। डन। चलिए फिर बेटा अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें, वो भी हम अभी देखेंगे। ये जो बेटा मैं क्वेश्चंस आपको करा रही हूं, इनमें से मोस्ट क्वेश्चंस बोर्ड्स में आए हैं और नीट एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस मास। बेटा जहां भी ये शब्द आ रहा है होमोजीनस, मतलब एक जैसे दिखने वाले ग्रुप ऑफ सेल्स, और अभी हमने पढ़ा जो एक जैसे ग्रुप ऑफ दिखने वाले सेल्स हैं उसे हम कह रहे थे स्पोरोजिनस टिश्यू। चलिए फिर हम बात करते हैं बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपके इस वाले पार्ट से क्या पूछा जाता है कि भाई ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर बना दो, विच मीन्स बेटा ये आपको क्या बोल रहा है, ये एंथर की वॉल की लेयर्स वगैरह बनाने बोल रहा है।
इसकी 3 वॉल लेयर्स को मेंशन करें और उनकी फंक्शंस को डिफाइन करें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोर बेटा हम यहाँ पे माइक्रो शब्द यूज कर रहे हैं मेल के लिए, और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, जहां भी जेनेसिस आ गया मतलब कुछ बन रहा है, तो बेटा हम बनाएंगे मेल गैमीट, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, हम बेटा गैमीट्स बनाएंगे सबसे पहले। तो भाई मेल गैमीट कैसे बनता है, हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है बेटा, स्पोरोजीनस टिश्यू में, स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है इसके अंदर काफी सारे क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको बेटा आप शॉर्ट में लिख सकते हैं एमएमसी, और बेटा आप इसको लिख सकते हैं पोलन की मां, या है ना, पोलन की मां, इसको पीएमसी भी लिखते हैं, पोलन मदर सेल। ठीक है, इट इज पोलन की मां, राइट। तो बेटा ये स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, दीज आर पोटेंशियल पोलन्स, राइट। ये पोलन बनाने में मदद करते हैं, इनमें होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और वो मदर सेल बेटा क्या कहलाती है, दैट इज आप उसको पीएमसी भी कह सकते हो। अब ये क्या करती है बेटा, ये करती है मियोसिस। क्या करेगी ये आगे जाके, मियोसिस, और मियोसिस से बेटा ये क्या बनाती है, ये बनाती है बेटा माइक्रोस्पोर्स। क्या बनाती है मियोसिस से, माइक्रोस्पोर्स। एंड मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन व्हिच मींस 2n से बेटा जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे वो n बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं बेटा, ये आपकी डिप्लॉइड एमएमसी है, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो 2n कंडीशन में है। इसने मियोसिस करा, मियोसिस के फर्स्ट स्टेज में बेटा 2 बनते हैं, ठीक है, 2 बार। फिर बेटा मियोसिस 2 हुआ तो ये बने 4 सेल्स। अब ये चारों बेटा चिपके होते हैं एक लेयर से, जिसे बेटा हम कहते हैं कैलोस। ठीक है, वैसे वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं सिर्फ बोल के बता रही हूँ। ये चारों क्या चिपके होते हैं कैलोस लेयर से, फिर एक एंजाइम आता है कैलेस, और वो इसको तोड़ता है और क्या बन जाते हैं बेटा, 4 माइक्रोस्पोर्स, जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कहते हैं। कितने माइक्रोस्पोर बन गए, 4। क्या, एक पोलन की एक मां से बेटा 4 माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, और मियोसिस कितना हुआ है, 1। बेटा मियोसिस 1 एंड 2 व्हिच मींस ओवरऑल एक मियोसिस हुआ है, क्योंकि एक मियोसिस में देयर आर 2 स्टेप्स, राइट। चलिए अब क्या होगा, ये माइक्रोस्पोर बेटा डेवलप करेगा इनटू पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बेटा पोलन ग्रेन अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग वेराइटी की होती है, अलग शेप की, अलग कलर की, ठीक है, अलग पैटर्न की, किसी में ऐसी दिख सकती है, किसी में ऐसी, किसी में ऐसी। तो एग्जैक्टली पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं एक होती है आउटर लेयर। आउटर लेयर को बेटा हम कहते हैं एक्साइन। ठीक है, एक्साइन जो लेयर होती है बेटा काफी मजबूत मटेरियल से बनी होती है, जिसका नाम होता है स्पोरोपोलिन। चिंता करने की जरूरत नहीं है, नोट्स में मैंने सब कुछ लिख रखा है, तो आपको बिल्कुल भी ये दिक्कत नहीं होगी कि मैम आप बोल रही हो हम लिख लें क्या, नहीं बेटा आप पढ़ते रहिए, आपको नोट सब कुछ मिलेगा इस वन शॉट में, डोंट यू वरी, राइट। यहां देखेंगे तो एक्साइन लेयर बेटा बहुत प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब बेचारा पोलन क्या है, कभी हवा में, कभी पानी में, या किसी इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन कर रहा होता है, तो यार ये पोलन खराब ना हो जाए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ही तगड़ी लेयर होती है एक्साइन। ठीक है, जो बनी होती है एक मटेरियल स्पोरोपोलिन से, विच इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट मटेरियल, वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट। ठीक है, एसिड से, एल्कली से, हाई टेम्परेचर, हाई पीएच से रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, अब एक्साइन लेयर में बेटा कुछ जगह होते हैं जर्म पोर्स। क्या होते हैं, कुछ जगह जर्म पोर्स होते हैं। ठीक है, ये जर्म पोर क्यों होता है बेटा, क्योंकि पोलन ट्यूब जब एंटर करेगी, ठीक है, पोलन ग्रेन के, है ना, पोलन ट्यूब जब यहां से निकलेगी उसके लिए बेटा ये जर्म पोर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जर्म पोर पे बेटा कोई स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। फिर बेटा आती है अंदर की लेयर, दैट इज इंटाइन। ये जो बेटा आप अंदर वाली लेयर देख रहे हैं इज कॉल्ड एज द इंटाइन लेयर, राइट। फिर बेटा क्या है, अंदर साइटोप्लाज्म है, 2 सेल्स हैं अंदर। मैम कौन से 2 सेल्स, वन इज वेजिटेटिव सेल, दूसरा है बेटा जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल के पास भी न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल के पास भी न्यूक्लियस है। ठीक है, दोनों के पास न्यूक्लियस है, राइट। वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं और वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं, और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये बेटा दिस इज कॉल्ड एज दी
टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज क्यों बेटा? क्योंकि हमें दो सेल नजर आ रहे हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। और बेटा यही स्टेज 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलिनेशन में उठता है, राइट। चलिए फिर क्या होता है, अभी हम देख लेते हैं एक्साइन के बारे में। आउटर मोस्ट लेयर है, डिसकंटिन्यूस है, क्यों? क्योंकि कुछ जगहों पे जर्म पोर प्रेजेंट है। ये किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन पे बेटा शॉर्ट नोट आ जाता है लिखने के लिए, एमसीक्यू में इसके फीचर्स में करेक्ट स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करने आती है। इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, जो हार्ड एंड थिक है। ये बेटा हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, एल्कली एसिड, कोई भी एंजाइम, नॉर्मली नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट, प्रोटेक्शन होती है, कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, ठीक है, फॉसिल्स की तरह से प्रिजर्व भी कर सकते हैं। सोचो कितनी हार्ड लेयर है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल लेयर है। भाई बहुत ज्यादा तारीफ हो गई स्पोरोपोलिनिन की। इंटाइन बेटा इनर लेयर है, थिन है, कंटिन्यूस लेयर है। भाई एक्साइन तो बनी है स्पोरोपोलिनिन की, इंटाइन बनी होती है पेक्टिन एंड सेल्यूलोज की, इसलिए इसे कहते हैं पेक्टोसेल्यूलोजिक लेयर। किसकी बनी होती है? पेक्टिन एंड सेल्यूलोज की, इसलिए कहते हैं पेक्टिन पेक्टोसेल्यूलोजिक लेयर। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के बेटा स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में लिखने को आता है। देखेंगे यहाँ पे, ये थी बेटा आपकी एमएमसी, जो कि 2n कंडीशन में इन्होंने मियोसिस करके 4 माइक्रोस्पोर्स बनाए थे। माइक्रोस्पोर डिवाइड करके क्या बना रहा है? पोलिन ग्रेन, माइटोसिस से। तो बेटा पहले आती है टू सेल्ड पोलिन ग्रेन, क्यों? क्योंकि इसके पास एक वेजिटेटिव सेल था, एक जेनरेटिव सेल था। फिर बेटा ये और माइटोसिस करता है इसका जेनरेटिव सेल, और बेटा फिर ये हो गए 3 सेल्स, क्योंकि बेटा जेनरेटिव सेल्स ने क्या बना लिए? मेल गैमीट्स, ठीक है। आप इसको क्या कह सकते हैं? मेल गैमीट्स कह सकते हैं। तो क्या बना दिए इसने? क्या बनाए जनरेटिव सेल ने? बेटा डिवाइड होके मेल गैमीट्स। अब भाई आई होप तुम्हें मैथ्स आती है, 3 तुम काउंट कर सकते हो, 1 2 3, 3 सेल हो गए, विच मेक्स इट 3 सेल्ड स्टेज। बहुत लोगों के मन में होगा मैम ये वाला कौन सा है? भाई वेजिटेटिव सेल भूल गए क्या? ठीक है, वेजिटेटिव सेल। और ये ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल एक ही बात है। दिस इज द ट्यूब न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस एक ही बात है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन आ जाता है पूछने में, तो याद रखेंगे बेटा, याद रखेंगे, एक्साइन लेयर बना देंगे, इंटाइन बना देंगे। और अगर आपको यहां पर याद रखना कि वेजिटेटिव जो सेल होता है ना, उसका न्यूक्लियस काफी इरेग्युलर सा होता है। दिस इज द टू सेल स्टेज, क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव सेल है और जेनरेटिव सेल है। पर अगर ये माइटोसिस कर जाता है, अगर ये माइटोसिस कर जाता है, तो बेटा ये कौन से स्टेज में आ जाता है? अरे ठीक है, कौन से स्टेज में आ जाता है? दैट इज बेटा 3 सेल्ड स्टेज। 3 सेल स्टेज में क्या है? वेजिटेटिव सेल एंड ये 2 मेल गैमीट्स। तो बेटा 3 सेल हो जाते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज 3 सेल्ड स्टेज। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैम? 60% एंजियोस्पर्म्स में बेटा 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है एंड 40% एंजियोस्पर्म्स में 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है, राइट। ये बेटा मेच्योर पोलिन ग्रेन है, पर इधर मेल गैमेट नहीं बना है, इसलिए इममेच्योर मेल गैमेट। ये भी पोलिन ग्रेन तो मेच्योर है, बट यहाँ पे मेल गैमेट्स बन गए, इसलिए मेच्योर मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। चलिए फिर बेटा कुछ चीजें हैं नोट करने की, वही जो मैंने आपको बताई। इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलिन शेड एट 2 सेल स्टेज एंड इन 40% एंजियोस्पर्म पोलिन शेड एट 3 सेल्ड स्टेज। चलिए अब डिफरेंस पूछ लिया जाता है वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल के बीच में भी। तो भाई हमने यहां पर ये देखा था, ठीक है, हमने यहाँ पे ये देखा था कि भाई, एक सेकेंड रुकेंगे, हमने क्या देखा था कि वेजिटेटिव सेल का बेटा साइज बड़ा है, देख सकते हैं आप, ठीक है, वेजिटेटिव सेल का साइज बड़ा है, जेनरेटिव सेल का साइज छोटा है, ठीक है। इसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल्स भी होते हैं जो काफी ज्यादा फूड रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अब हम देखते हैं फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये क्या है? एक छोटा सा सेल है जो वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट कर रहा है। इसका बेटा न्यूक्लियस इरेगुलर शेप्ड है, इसका न्यूक्लियस स्पिंडल शेप्ड होता है, ठीक है। लेटर ये पोलिन ट्यूब बनाता है, बेटा आगे जाके वेजिटेटिव सेल बनाता है पोलिन ट्यूब,
और जनरेटिव सेल क्या बनाता है आगे जाके? मेल गैमीट्स। याद रखेंगे ये बनाएगा आगे जाके पोलन ट्यूब, और ये तो बेटा हमने देख ही लिया क्या बनाता है आगे जाके? मेल गैमीट्स। आई होप ये वाला कलर भी नजर आ रहा है इस पे, है ना? ठीक है, चलिए फिर बेटा हम आगे बढ़ते हैं पोलन के बारे में। हमने मेल गैमीट्स के बारे में सब कुछ पढ़ा, एंथर का स्ट्रक्चर, फिलामेंट का स्ट्रक्चर सब कुछ पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं एलर्जी की। बेटा हर इंसान को किसी ना किसी चीज से एलर्जी हो जाती है, मेरी नाजुक कलियों को राइट। डस्ट से भी होती है, वैसे पोलन से भी एलर्जी होती है। अब पोलन में हैव मेनी प्लांट स्पीशीज कॉज एलर्जी, ठीक है। ब्रोंकियल एप्लीकेशंस, दैट इज बेटा वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, कई बार पोलन के इनहेलेशन से, जिसकी वजह से बेटा आंखों से पानी आ जाता है, नोज जाम हो जाती है, खुजली सी होने लगती है, एलर्जी के सिम्टम्स आने लगते हैं। लीड्स टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस। अब सबसे ज्यादा जो कॉमन स्पीशी पार्थेनियम कैरेट ग्रास इज एन एनियल स्पीशी दैट केम टू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विद इंपोर्टेड व्हीट। तो बेटा पार्थेनियम दैट इज द कैरेट ग्रास, ये कॉमनली एलर्जी कॉजिंग पोलेंस होते हैं इसके, जो कि बेटा इंडिया के अंदर एक इंपोर्टेड व्हीट के साथ इंडिया में आई थी। और ये आप देख भी सकते हैं बहुत सारी जगह, पोलन एलर्जी हैज बिकम यूबिक्विटस इन अकरेंस, ठीक है, कॉमनली अकर होने लग गई है ये बीमारी। पोलन एलर्जी, दिस इज द कैरेट ग्रास पार्थेनियम। और बेटा पोलन एलर्जी में हाथ रेड होना, नोज से पानी आना, वाटरी आईज होना, ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं। फिर मैम पोलन प्रोडक्ट्स, क्या पोलन को खाया जाता है? यस, पोलन को खाया भी जाता है। तो पोलन बेटा इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसको एज अ फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है काफी वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स, ठीक है। क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस, ठीक है, परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में मदद करती है, ठीक है। फिर आता है पोलन वायबिलिटी। वायबिलिटी आप मान लीजिए एक तरीके से हो जाती है एक्सपायरी डेट, कि कब तक वो अपना यूज करने लायक है, वायबिलिटी, ठीक है, वो कब तक। इट इज अ टाइम और पीरियड फ्रॉम शेडिंग ऑफ पोलन टू लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा एंड एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। बेटा अगर इसकी एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, ठीक है परसिस्ट करती है, वो कब तक करती है, वो हर प्लांट में वेरी करता है, ठीक है। हाई वायबिलिटी डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, काफी फैक्टर्स पे जो है इसकी वायबिलिटी डिपेंड करती है। जैसे सीरियल्स बेटा दैट इज द पोएसी फैमिली, व्हीट, राइस, 30 मिनट्स की वायबिलिटी रहती है। वैसे रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, काफी सेवरल मंथ्स तक पोलन की वायबिलिटी रहती है। बात करते हैं हम पोलन बैंक्स की। तो मैम क्या पोलन को स्टोर किया जा सकता है? यस, पोलन स्टोरेज सेंटर्स को बेटा कहा जाता है पोलन बैंक्स। एंड बेटा ये स्टोर किए जाते हैं -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन, जिसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। बहुत बार बेटा पोलेंस को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, इन द लेबोरेटरीज, इन एवरी बहुत सारी प्लेसेस पे पोलन बैंक्स के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है। ये यूज किस में की जाती है भाई मैम, ये स्टोर कर क्यों रहे हैं? क्योंकि क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में उन पोलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बेटा क्वेश्चन आए हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, वेयर डज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर इन एंजियोस्पर्म्स? तो भाई ये तो एंथर में होती है, ठीक है, एंथर में होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, आपको चार्ट बनवाया था एमएमसी से, माइक्रोस्पोर्स, पोलन ग्रेन के स्टेजेस, वो आपको ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ 2-सेल्ड मेल गैमेटोफाइट एंड एंजियोस्पर्म एंड अ 3-सेल्ड मेल। मैंने आपको डिफरेंस भी बताया है, दोनों आप ड्रॉ कर सकते हैं। फिर बेटा क्वेश्चन आया है, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ 2-सेल्ड पोलन ग्रेन विद इन द एंथर। तो आप पूरी एंथर की वॉल वाला स्ट्रक्चर बना के, स्पोरोजेनस टिश्यू से एमएमसी दिखा के, फिर पूरा डिवीजन वाला पार्ट दिखा सकते हैं। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम, सस्टेन योर आंसर। फिर बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, डैश ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइड्स टू फॉर्म मेल गैमेट्स। बेटा कौन सा सेल डिवाइड करके मेल गैमेट्स बनाता है? दैट इज जनरेटिव सेल। फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पोरोपोलिनिन, अब यहां ध्यान देना है, इनकरेक्ट, गलत है। एक्साइन बेटा स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, सही बात है। स्पोरोपोलिनिन इज अ रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, सही बात है। एक्साइन हैज अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर, सही है। वेयर स्पोरोपोलिनिन इज प्रेजेंट, नो बेटा, जर्म पोर वाली जगह पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्पोरोपोलिनिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ट्रू। चलिए
अब हम बात करते हैं बेटा, हमने मेल पार्ट की बात कर ली, अब हम बात करेंगे फीमेल पार्ट की। द फीमेल पार्ट, द पिस्टल, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, गाइनोशियम कहते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। हाँ जी मैम। किससे कंसिस्ट होता है? पिस्टल से। पिस्टल हैज 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब ओवरी के अंदर क्या होता है यहां देखेंगे बेटा। स्टिग्मा क्या होता है? एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। मान लीजिए ये एक पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन का बेटा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। पोलन ग्रेन ऐसे उड़ते हुए आएगी, वो यहाँ लैंड करेगी, फिर वो स्टाइल से होते हुए, मतलब वो अपने गैमीट्स रिलीज करेगी, वो यहां से बेटा होते हुए इसमें एंटर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एंटर करते हैं। अब यहाँ पर क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगर हम ओवरी के स्ट्रक्चर को, मैं सिर्फ ओवरी के स्ट्रक्चर को जूम करूंगी बेटा। स्टाइल क्या है? सिलेंडर शेप जो कनेक्ट करती है स्टिग्मा से ओवरी को। ओवरी क्या है बेटा? स्वोलन पार्ट, बेसल है और सूजा हुआ हिस्सा है ऑफ द पिस्टल। अब मैं ओवरी के डायग्राम को थोड़ा अलग से यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ठीक है, मैं ओवरी को ड्रॉ कर रही हूँ बेटा। ओवरी में क्या होता है? होती है प्लेसेंटा। दिस इज दी प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से बेटा ऐसे निकलते हैं फ्यूनिकल्स, और इन फ्यूनिकल्स से अटैच होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, अभी मैं आपको लेबलिंग करके दिखाती हूँ। ये है बेटा ओवरी, दिस इज दी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से बेटा ये फ्यूनिकल के थ्रू प्लेसेंटा से ये ओव्यूल अटैच होते हैं। अब बेटा एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं हाइलम। बेटा ये फ्यूनिकल जहां ओव्यूल से अटैच कर रहा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज दी हाइलम। क्या कहते हैं इस पोर्शन को? हाइलम। तो बेटा अगर ओवरी का हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, और इस पूरे को कहते हैं ओवेरियन चैम्बर। ठीक है, ओवेरियन चैम्बर, राइट। ओव्यूल को ही बेटा मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब ये मैंने आपको दिखा रखा है, ये देखो आप कितने सारे ओवेरियन चैम्बर्स दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखे हैं, ये बीच में बेटा प्लेसेंटा दे रखी है। इन प्लेसेंटा से बेटा यहाँ पे फ्यूनिकल्स के थ्रू ये सारे ओव्यूल्स जो हैं कनेक्टेड हैं, और इनमें ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया आपको। फिर बेटा हम कुछ नोट करेंगे, एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जाम्पल्स। इस चैप्टर में यार बहुत जगह, छोटी छोटी जगह काफी सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिनको हम बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए बेटा मैंने नोट करके हर जगह एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं। बेटा अगर मेरी स्लाइड में कुछ मेंशन एब्सेंट है, ठीक है, ऐसा है नहीं, सब कुछ मेंशन है, तो आपको भी पढ़ना है। क्वेश्चन मत लिखना ना में कमेंट सेक्शन में, याद करना है। अरे नहीं भाई, याद करना है। ठीक है, सिंगल पिस्टल, बेटा अगर वो तुम्हारी तरह सिंगल है एक ही पिस्टल है, मोनोकार्पिलरी कहते हैं। और बेटा अगर बहुत सारे हैं, ठीक है, इफ दे आर मेनी, ठीक है, मेनी, दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टी कार्पिलरी कंडीशन। अब भाई मल्टी कार्पिलरी कंडीशन में दो केस होते हैं, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपोकार्पस मतलब ऐसे फ्री है, ठीक है, फ्री है। कार्पल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, एक से फ्री है एक दूसरे से। ऐसा किस प्लांट में होता है बेटा? मिशेलिया में। पर कई बार बेटा कार्पल्स जो है फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूज्ड। ठीक है, फ्यूज्ड किसमें होते हैं? इन एग्जाम्पल पैपेवर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? पैपेवर। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, आप यहां देख सकते हैं। यहां पर क्या है आपको फ्यूज्ड फॉर्म में दिख रहे होंगे। दिस इज अ सिनकार्पस कंडीशन इन पैपेवर, दिस इज अ कंडीशन इन पैपेवर, एंड दिस इज अ कंडीशन इन मिशेलिया। ठीक है, मिशेलिया, जिसमें बेटा आप एपोकार्पस कंडीशन देख सकते हैं, एपोकार्पस कंडीशन मिशेला में। ठीक है, सारे कार्पल्स फ्री हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम की, क्योंकि अभी तक हमने ओव्यूल कितना छोटू सा बनाया था। अब बहुत बच्चे बोले मैम जिंदगी बर्बाद है, इतना डीप में क्यों ही जाना है बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है यार। ठीक है, जितना इंटरेस्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन को लेके पढ़ते हो बेटा, पौधों के रिप्रोडक्शन में भी उतना इंटरेस्ट लो। रीजन इट इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये ओव्यूल है ना बेटा, इस ओव्यूल को अब हम जूम करके देख रहे हैं। ठीक है, अब हम जूम कर रहे हैं तो बेटा कुछ ऐसा नजर आता है आपका ओव्यूल। इसमें बेटा अब ओव्यूल क्या होता है, अलग अलग टाइप में जो होता है प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। हम जो ओव्यूल पढ़ते हैं दिस इज एन एनाट्रोपस ओव्यूल।
एनाट्रोपस ओव्यूल, तो फिर मैम और क्या होते हैं बेटा? ऐसे बहुत सारे टाइप में होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑर्थोट्रोपस, हेमीट्रोपस, बट हम जो कंडीशन पढ़ रहे हैं इज दिस एनाट्रोपस, राइट, एनाट्रोपस कंडीशन पढ़ रहे हैं। अब इसमें बेटा एक एंड होता है चलाजल एंड और एक एंड होता है माइक्रोपाइलर एंड, और बेटा 80% एंजियोस्पर्म में ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं। क्या? इन, अरे पेन भाई चेंज हो जा, इन 80% एंजियोस्पर्म्स चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड प्रेजेंट इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होते हैं बेटा 80% एंजियोस्पर्म्स में चलाजल और माइक्रोपाइलर एंड स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है मैम। दो एंड्स हो गए, जैसे बेटा अपन कहते हैं सर और पैर, वैसे यहाँ चलाजल और माइक्रोपाइलर एंड है। अब इसमें भाई दो लेयर्स होती हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो प्रोटेक्शन की लेयर का नाम है सबसे बाहर वाली इज कॉल्ड एज, ये जो आप बाहर की लेयर देख रहे हैं दिस इज आउटर इंटेग्यूमेंट, 2n इसकी प्लॉइडी है बेटा। प्लॉइडी पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लॉइडी में कृपा करके मिस्टेक ना करें, क्योंकि मैंने हर जगह प्लॉइडी इसलिए मेंशन कर दी है। आउटर इंटेग्यूमेंट 2n प्लॉइडी, फिर बेटा आप ये इनर लेयर देख रहे हैं दैट इज इनर इंटेग्यूमेंट, प्लॉइडी इज 2n। फिर बेटा हम क्या बात कर रहे हैं, ये जो आप बहुत सारे सेल्स अंदर देख रहे हैं आर पैरेन्काइमेटस सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं न्यूसेलस, जो बेटा एन फॉर न्यूसेलस एंड एन फॉर काफी न्यूट्रिटिव होते हैं, ठीक है। ये रहा बेटा फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल से बेटा ओव्यूल किससे अटैच होता है? प्लासेंटा से। है मैम, क्या बात कह दी, अभी तो हमने देखा बेटा ये फ्यूनिकल से ही तो अटैच्ड है ओव्यूल, और ये फ्यूनिकल किससे अटैच्ड है? प्लासेंटा से अटैच्ड है। यही चीज हमने देखी, फ्यूनिकल प्लासेंटा से अटैच्ड है। चलिए अब बेटा क्या होता है, हम इन सारी लेयर्स के बारे में एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं। इंटेग्यूमेंट में बेटा दो लेयर्स हैं, आउटर और इनर, जो कि एक प्रोटेक्टिव एनवेलप बनाते हैं। न्यूसेलस बेटा पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, न्यूट्रिटिव हैं और फूड स्टोरेज करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं बेटा माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पे बेटा एक पोर प्रेजेंट होता है, ये देख रहे हैं पोर, यहाँ पे यू कैन सी देयर इज अ पोर इज प्रेजेंट, ठीक है। इंटेग्यूमेंट यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड पे एब्सेंट होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द टिप ऑफ द ओव्यूल। हाइलम क्या है बेटा? जंक्शन, जहां पे ओव्यूल एंड फ्यूनिकल मिलते हैं, राइट। हमने हाइलम की लेबलिंग पहले की थी। फ्यूनिकल या स्टॉक इज कनेक्ट्स ओव्यूल टू प्लासेंटा, एंड चलाजल एंड बेटा बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल होता है। टिप ऑफ द ओव्यूल को कहते हैं माइक्रोपाइल एंड बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल को कहते हैं चलाजल एंड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वही देखेंगे। नंबर ऑफ ओव्यूल्स, मैंने बोला बेटा इस चैप्टर में बहुत एग्जांपल्स हैं, पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। वन ओव्यूल मतलब जैसे वीट, पैडी, मैंगो में। फिर मेनी ओव्यूल्स जैसे पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स के अंदर। एग्जांपल्स हैं, याद रखने हैं। फिर बेटा फिर आता है मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे हम मेगा वर्ड रेफर कर देते हैं फीमेल के लिए, फीमेल गैमीट्स के लिए, एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। अब हम फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। बेटा इसको भी हम एमएमसी मेंशन करते हैं, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल, बहुत लोग एमएमसी एमएमसी लिखते हैं, इसलिए आई वुड सजेस्ट एग्जाम में तुम फुल फॉर्म ही लिखो, वरना एग्जामिनर बेटा नंबर काट ले। इट इज बेटर, रिस्क नहीं लेना, हर जगह फुल फॉर्म लिखो, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, हमने देखा था दिस इज न्यूसेलस। बेटा न्यूसेलस के जो कुछ सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है ऑन दी माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइल एंड पे बेटा जो सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि सिर्फ इस रीजन को दिखा रही हूं, तो मैं ऐसे दिखा देती हूं यहाँ पे कि माइक्रोपाइलर एंड का जो सेल है दैट इज बेटा ये है एमएमसी, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। डोंट गेट कंफ्यूज विद माइक्रोस्पोर मदर सेल, भाई ये मेगा है, बड़ा, फीमेल ठीक है। ये क्या करता है बेटा, अब ये करेगा मियोसिस, और भाई मियोसिस करने के बाद ये क्या करेगा, एक मियोसिस करेगा, मियोसिस 2 करेगा, तो बेटा पहले मियोसिस में क्या होगा, 2 सेल बनेंगे, दूसरे मियोसिस में क्या बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, ठीक है। दिस इज मियोसिस 1,
एक मियोसिस होगा तो 2 सेल, दूसरा मियोसिस होगा तो 3 सेल। तो ओवरऑल बेटा पूरी एक मियोसिस प्रोसेस ने क्या बना लिए, 4 मेगास्पोर्स बना लिए। क्या बना लिए, 4 मेगास्पोर, जिसे कहते हैं मेगास्पोर टेट्राड, राइट। पर मैम जैसे मेल में 4 बन रहे थे माइक्रोस्पोर और वो चारों आगे जाके पोलन ग्रेन बना रहे थे, पर क्या यहां पर भी चारों मेगास्पोर यूटिलाइज होते हैं? तो हेलो माय क्यूटीज, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अभी मैं तुम्हें ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, देखो न्यूसेलस का जो एक येरा सेल मेगास्पोर मदर सेल में डेवलप हुआ, मियोसिस किया, 2 बने, मियोसिस 2 किया, ये देखा तुमने, मियोसिस 1, यहाँ पे मियोसिस 2, और ये 4 मेगास्पोर बन गए। पर बेटा ये चारों में से 3 तो डीजेनरेट हो जाते हैं, 3 बेटा डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, ये जो 3 हैं डीजेनरेट हो जाएंगे, और सिर्फ एक ही फंक्शनल है, इसलिए बेटा हम इसे कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये एक ही रह जाएगा फंक्शनल मेगास्पोर। अब मेगास्पोर मदर सेल की तारीफ कर देते हैं थोड़ी सी। इसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म डेंस था, लार्ज सेल था, माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होता है, और ये एक न्यूसेलस का ही सेल होता है मेगास्पोर मदर सेल। फिर बेटा हम बात करते हैं अब मैम कैसे होता है आगे डिवीजन। तो बेटा हमने पहले देखा कि जो ये एम्ब्रियो सैक है इसमें एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर बेटा ठीक है, यहाँ पे हमने एक ही न्यूक्लियस देखा, इधर क्या हुआ, यहाँ पे बेटा हुआ माइटोसिस, माइटोसिस, और बेटा यहाँ पे हो रहा है कैरियोकाइनेसिस। मैम कैरियोकाइनेसिस क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब ये एक से क्या हो गए, 2, फिर बेटा दूसरा माइटोसिस हुआ तो ये 2 से क्या हो गए, 4, फिर बेटा एक और माइटोसिस हुआ तो ये क्या हो गए, 4 से ये हो गए 8, ठीक है। पर अभी तक कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था। इसलिए बेटा हम कहते हैं जब फीमेल गैमेटोफाइट बनता है तो एक मियोसिस और 3 माइटोसिस हमने यहां पर देखे। अब बेटा क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस तो हो ही रहा है, साइटोकाइनेसिस भी होगा, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, सेल वॉल का भी फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बेटा धीरे धीरे आप ये देखेंगे ऐसे करके जो है साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होने लगा है, और ऐसे बेटा वो अरेंज हो जाता है इनटू 7 सेल्स, ठीक है, ऐसे 7 सेल्स में अरेंज हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे दिखाऊं तुम्हें, दिखाते हैं। दिस इज द फाइनल स्टेज, जिसमें बेटा 7 सेल कैसे है मैं गिनाती हूं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, दिस इज 4 5, और ये पीछे ये रहा 6, और ये रहा बेटा सबसे बड़ा सेल, दैट इज द 7th सेल, सेंट्रल सेल। और बेटा सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैम आपने बोला था यहां तो 8 न्यूक्लियस हैं, पर 8 न्यूक्लियस से 7 सेल्स ही क्यों बन रहे हैं? क्योंकि बेटा सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं जिनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ऊपर वाले जो चलाजल एंड पे प्रेजेंट है कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स, माइक्रोपाइलर एंड पे जो प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं, 2 होते हैं सिनर्जिड्स और एक होता है एग सेल, ठीक है। सिनर्जिड्स और एग सेल को मिला के बेटा कहा जाता है एग अपरेटस। ये बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स में नीट में पूछा जाने वाला 1 मार्कर क्वेश्चन है कि भाई व्हाट एग अपरेटस इज फॉर्म्ड फ्रॉम 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स, ठीक है। फिर यहाँ पे बेटा एक फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट है जो कि पोलन ट्यूब को अपनी तरफ गाइड करता है। अब आप देखेंगे कुछ चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी उनको लिख लेते हैं। इन मेगास्पोरोजेनेसिस टोटल 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस हुए। एम्ब्रियो सैक जो बना वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस है। 3 एंटीपोडल सेल्स चलाजल एंड पे थे, 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल जिसको आप एग अपरेटस कहते हो वो माइक्रोपाइलर एंड पे थे। फिलीफॉर्म अपरेटस बेटा गाइड करता है पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक के टुवर्ड्स। सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल और सेंट्रल सेल के पास बेटा 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। सिनर्जिड को बेटा इन्होंने बताया ये सेल्यूलर सेल्स हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होते हैं। फिर बेटा हमने कहा था, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। क्यों मोनोस्पोरिक है? क्योंकि सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, 3 तो डीजेनरेट हो जाते थे, एक ही बेटा आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक बनाता था। प्लॉइडी पूछी गई है,
तो भाई न्यूसेलस 2n, इंटेग्यूमेंट 2n, एमएमसी 2n, एम्ब्रियो सैक एंड मेगास्पोर nn। प्लॉइडी बेटा याद रखेंगे एमसीक्यू में लिखने के लिए, हर बार अगर तुम डायग्राम भी ड्रॉ कर रहे हो तो लिख कर आओ प्लॉइडी, बेटा एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, हम देख सकते हैं यही तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है। एक माइटोसिस हुआ, 2 सेल, 2 हुआ 4, तीसरा हुआ 8, फिर बेटा साइटोकाइनेसिस भी हो गया, साइटोकाइनेसिस भी हो गया। हाउ मेनी न्यूक्लियर फाउंड इन फीमेल गैमीट? फीमेल गैमीट के पास कितने न्यूक्लियस थे? 8 न्यूक्लियस। सेल्स कितने थे? हाउ मेनी सेल्स? 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस। ठीक है मैम, 8 न्यूक्लियस कैसे थे? 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल और सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। एग अपरेटस किससे बनता है? 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल से। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ न्यूसेलस? न्यूसेलस बेटा 2n, एमएमसी 2n, फंक्शनल मेगास्पोर n, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक n। तो बेटा बी ऑप्शन इज द आंसर। फिर बेटा क्वेश्चन है बोर्ड्स का, एक्सप्लेन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एंड लेबल एनी 4 पार्ट्स इन इट। तो बता देना, 3 एंटीपोडल, सिनर्जिड्स, एग सेल, सेंट्रल सेल्स, पूरी लेबलिंग कर देना। फिर आता है बेटा हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमीट फॉर्मेशन हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन कैसे हो रहा है। तो पॉलिनेशन क्या होता है बेटा? जब पोलन ट्रांसफर होता है। ठीक है, पोलन बेटा ट्रांसफर होगा, पोलन ट्रांसफर होगा टू दी पिस्टल के स्टिग्मा के ऊपर, इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब बेटा बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं नॉन मोटाइल, इनके पास पाँव नहीं है कि एक दूसरे के पास चले जाएं। ठीक है, तो गैमीट को बेटा पास लाने के लिए पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। अब पॉलिनेशन कितने टाइप्स का होता है? तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन होता है, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, जिसमें बेटा सेल्फ पॉलिनेशन प्योरली कहा जाता है ऑटोगैमी को, एंड बोलते बोलते थक जाते हैं यार, हालांकि मुझे बोलना बहुत पसंद है, बट फिर भी आप बोलते बोलते थक जाते हैं थोड़ा। तो तुम भी पानी पीते रहा करो, मुझे पता है। और बेटा अगर तुम अभी तक लेक्चर में जुड़े हुए हो तो प्लीज एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से हर चीज समझ आएगी। आई नो देखते देखते एक पॉइंट आता है, मैम बहुत पढ़ लिया, पढ़ो, कम ऑन, पढ़ रहे हैं हम साथ में। ठीक है, तो बेटा यही एक तरीके का ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन होता है। चलिए अब एक एक करके तीनों पढ़ते हैं। ऑटोगैमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। ये बता क्या होता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ पोलन, मतलब एक ही फूल होगा। ठीक है, ये एक ही फूल में फीमेल भी है और बेटा मेल भी है, और ये आपस में ही कर लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, पोलन फ्रॉम एंथर और स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फूल के अंदर इसी के एंथर से पोलन इसी के स्टिग्मा पे गिर जाता है। अब बेटा यहाँ आपके एनसीईआरटी ने बोला है कि नॉर्मली 2 टाइप के ऑटोगैमी में हम फूल देखते हैं, दैट इज ओपन फ्लावर एंड क्लोज्ड फ्लावर। ओपन फ्लावर बेटा क्या होता है, मैं आपको ये चीज समझाती हूँ, देखेंगे। तो बेटा 2 टाइप के फूल होते हैं, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड एज द ओपन फ्लावर। ठीक है, ओपन माने चास्मोगैमस, फूल खिला हुआ है, तो आपको यहाँ पे फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों दिख रहे हैं। दिस इज द क्लोज्ड, ये बेटा क्लोज्ड फ्लावर है जिसे हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस, क्लिस्ट माने मुट्ठी, एंड इसी तरह बेटा क्लिस्ट जैसा क्लिस्टोगैमस, बंद फूल। अब सोचो भाई फूल ही बंद है, तो मेल और फीमेल के पास ऑप्शन क्या बचा? वो सेल्फ पॉलिनेशन ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बाहरी रूप से किसी और से एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, पोलन क्लोज्ड है, इसलिए बेटा कहते हैं क्लिस्टोगैमस में होगा तो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इनमें बेटा सेल्फ भी हो सकता है, ठीक है, सेल्फ भी हो सकता है, पर क्रॉस भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि खुला हुआ फूल है, कहीं और से भी आ सकता है पोलन ग्रेन। तो बेटा इसलिए हम ऐसा कहते हैं, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि ओपन फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन रेयर है, क्योंकि दूसरे पौधे से भी पोलन आ सकता है। क्लोज्ड फ्लावर के पास बेटा एक ही ऑप्शन है, टू डू ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी इन ओपन फ्लावर, अगर आप चाहते हैं कि ओपन फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो, तो भाई क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, कि जब पोलन रिलीज हो रहा है
तब बेटा स्टिग्मा उसे लेने के लिए रेडी होना चाहिए। मतलब ये दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, तभी ये इसको एक्सेप्ट कर पाएगा। इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। पास में होंगे तो इजी रहेगा ट्रांसफर। ठीक है, यही बेटा अगर कंडीशन होगी तभी बेटा ओपन फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा, वरना क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। एग्जाम्पल क्या है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन के? वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना। ठीक है, इसको मैं याद करती हूँ भाई, 2020 में कोविड आया था तो इट्स कॉव, कॉमेलिना, ऑक्सैलिस एंड वायोला। ठीक है, आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हैं। अब बेटा ये देख रहे हैं सेम ही पौधे में जब होता है पॉलिनेशन, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमस और चास्मोगैमस में डिफरेंस देख लीजिए एक बार। क्लिस्टोगैमस बेटा क्या है? क्लोज फ्लावर है, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ये बेटा ओपन फ्लावर है, इसमें क्रॉस और सेल्फ दोनों टाइप के पॉलिनेशन होंगे। अब बेटा पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमस? पहली चीज, पक्की बात है, पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं है, अंदर ही वो बंद है फूल, तो ऑटोमेटिकली पोलन ट्रांसफर होना ही है। ठीक है, तो अगर पॉलिनेटर नहीं भी है तो पॉलिनेशन तो होगा। नो रिवॉर्ड नो नेक्टर, चीप मेथड है, महंगाई है ही नहीं। डिसएडवांटेज क्या है बेटा? क्योंकि एक ही स्पीशीज के फ्लावर में पॉलिनेशन होता जा रहा है तो बेटा कोई वेरिएशन नहीं आएंगी, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, कोई वेराइटी ही नहीं बन रही है, एक ही टाइप के पौधे में उसी टाइप का फर्टिलाइजेशन होता जा रहा है, सेम टाइप की कोई वेरिएशन भी नहीं आ रही है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये ओपन फ्लावर है एंड यहाँ इन्होंने क्लोज्ड फ्लावर का एग्जाम्पल दे रखा है। चलिए अब कुछ एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, दैट इज मोनोओशियस एंड डायोशियस। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बट जिस तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ आई होप आपको कभी कंफ्यूजन ना हो इसमें। तो अब बेटा आपको मैं मोनोओशियस डायोशियस कैसे बताऊंगी, ध्यान दें। मान लीजिए बेटा एक हॉस्टल है, कोएड हॉस्टल, मतलब जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों रहते हैं। यहाँ बेटा हम एक हाउस को एक प्लांट कंसिडर कर रहे हैं, विच मीन्स बेटा अगर एक पौधे में मेल और फीमेल दोनों होंगे प्रेजेंट तो उसे कहते हैं मोनोओशियस प्लांट। विच मीन्स बेटा मोनोओशियस हम रेफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लांट। ठीक है, पौधे के रिस्पेक्ट में मोनोओशियस पौधा वो पौधा होता है बेटा जिसके पास मेल फ्लावर्स भी हैं और फीमेल फ्लावर्स भी हैं। ठीक है, दिस इज अ मोनोओशियस हाउस, मतलब इस घर में मेल और फीमेल दोनों रह रहे हैं। डायोशियस का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग हॉस्टल है बेटा, एक घर में बॉयज रहते हैं, एक घर में लड़कियां रहती हैं। विच मीन्स डायोशियस का मतलब होता है दो अलग पौधे, और दोनों, एक पौधे में मेल फ्लावर्स हैं, एक में फीमेल, पौधे अलग अलग हैं, सेकेंड प्लांट में फीमेल। ठीक है, तो डायोशियस क्या है? एक पौधे पे मेल फ्लावर्स, एक पौधे पे फीमेल। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आती है हमारी पॉलिनेशन, दैट इज जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी में बेटा क्या होता है? पोलन का ट्रांसफर होता है फ्लावर ऑफ स्टिग्मा, बट प्लांट सेम है। मतलब हम क्या कह रहे हैं इस केस में, पौधा तो सेम है, ठीक है, पौधा तो सेम है, ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूं, पौधा तो बेटा सेम है पर फ्लावर अलग है, फ्लावर अलग है। प्लांट इज सेम बट द फ्लावर इज डिफरेंट। ठीक है, विच मीन्स ये हमें ज्यादातर मोनोशियस प्लांट्स में देखने मिलता है, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हो। दिस इज मेल फ्लावर, दिस इज फीमेल फ्लावर। ठीक है, तो क्या है बेटा? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। प्लांट सेम ही है, मतलब मोनोशियस पौधा है, ठीक है, इसी पर हो रहा है, तो बेटा दिस इज कॉल्ड एज जिटोनोगैमी। इसलिए इसे हम एक प्रॉपर तरीके की क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कह सकते। ठीक है, नॉट अ ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि है तो सेम ही स्पीशीज, पौधा तो वही है। इसलिए बेटा हम इसे कहते हैं जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है क्योंकि सेम स्पीशीज में हो रहा है, बट फंक्शनली अगर हम देखें, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट का यूज हो रहा है, इसलिए ये क्रॉस पॉलिनेशन भी है। तो बेटा हम इसको दोनों कैटेगरी में रखते हैं, बिचौलिया है ये, है ना, बीच का। ठीक है, आप देख रहे हो पौधा सेम है, फ्लावर अलग है, दैट इज जिटोनोगैमी। फिर बेटा आती है जीनोगैमी, दैट इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब बेटा दो अलग अलग पौधे हैं, एक पौधे पे बेटा मेल गैमीट है, एक पौधे पे बेटा फीमेल गैमीट है। देयर आर टू प्लांट्स। ठीक है, प्लांट अलग अलग है, पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट।
पौधा ही दूसरा है, ठीक है। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स। भाई ये दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में भी हो सकता है, राइट, विच मीन्स यही एक टाइप का ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन कहला सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये देख रहे हैं प्लांट ही अलग हो गया, प्लांट ही अलग हो चुका है। चलिए यहाँ पे वापस देखेंगे, सेम ही फूल में होगा, सेम ही फूल में होगा ऑटोगैमी, सेम प्लांट के डिफरेंट फूल में होगा दैट इज कहां गया जिटोनोगैमी। अच्छा इन्होंने इसको भी ये लिख दिया जिटोनोगैमी, राइट। और बेटा इस पौधे से इस पौधे में प्लांट ही चेंज हो गया जीनोगैमी। चलिए फिर बेटा आते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, कौन कौन है जो पॉलिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिनेटर्स दैट इज एबायोटिक नॉन लिविंग एंड देन देयर इज लिविंग पॉलिनेटर्स। नॉन लिविंग पॉलिनेटर्स में बेटा हवा और पानी, और लिविंग में बेटा एनिमल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकती हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब नोट क्वेश्चन आया हुआ है एबायोटिक और बायोटिक में से विच इज द मोस्ट कॉमन, ज्यादातर बेटा बायोटिक एजेंट्स कॉमन है, एबायोटिक एजेंट्स रेयर होते हैं। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एबायोटिक रेयर क्यों है, क्योंकि बेटा एबायोटिक पानी और हवा के भरोसे हो रहा है, विच मीन्स बेटा अनसर्टेनिटी ज्यादा है, हम पानी और हवा पे रिलाई नहीं कर सकते कि ये हवा का झोंका इस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे लेकर ही जाएगा, हम इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इट इज रेयर कि इससे पॉलिनेशन हो जाए, इसलिए ज्यादातर पौधे बेटा जो विंड और वाटर पॉलिनेशन करते हैं वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में पोलन ग्रेन्स बनाते हैं ताकि कोई तो पहुंचे स्टिग्मा तक। तो इन केस ऑफ विंड एंड वाटर पोलन्स आर रिलीज्ड इन ह्यूज अमाउंट एज कंपेयर टू ओव्यूल्स, ठीक है। ओव्यूल के कंपैरिजन में पोलन्स बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं। चलिए एक एक पढ़ते हैं। विंड पॉलिनेशन को बेटा हम एनिमोफिली भी कहते हैं। विंड पॉलिनेशन में अब पोलन ग्रेन कैसा है, भाई हवा में उड़ने वाली कोई भी चीज कैसी होनी चाहिए, वजन में हल्की, लाइट होनी चाहिए, चिपचिपी नहीं होनी चाहिए, वरना पता चला किसी जगह बीच में चिपक गई, पहुंच फीमेल फ्लावर तक पहुंचने से पहले ही कहीं चिपक गई, इसलिए नॉन स्टिकी होनी चाहिए ताकि हवा के भरोसे इजिली जाए। इसमें बेटा जो मेल फ्लावर है वो वेल एक्सपोज होना चाहिए पोलन ताकि इजिली रिलीज हो, और बहुत हाई नंबर में पोलन्स बनाता है, क्यों, क्योंकि अनसर्टेनिटी ज्यादा है। फीमेल फ्लावर बेटा जो होता है इसमें लार्ज और फेदरी स्टिग्मा होते हैं ताकि वो इजिली पोलन को ट्रैप करे। मैं आपको दिखाती हूँ बेटा, जैसे ये भुट्टा, कॉर्न, बेटा कॉर्न में होते हैं ये टैसल्स, ठीक है, टैसल्स, ये बेटा इसके बेसिकली ये इसका पिस्टल पार्ट है, ठीक है, इसका पिस्टल पार्ट है जो ऐसे लटके हुए हैं, ये इसलिए लटका हुआ है ताकि बेटा अगर कोई पोलन्स उड़ते हुए आ रहे हैं तो वो इजिली यहाँ पे ट्रैप हो जाए, इजिली ट्रैप हो जाए। तो इसलिए कहते हैं विंड पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है टैसल्स इन कॉर्न कॉब, एंड बेटा ग्रासेस में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो फीमेल पार्ट क्या है, लार्ज है और फेदरी है, स्टिग्मा टू ट्रैप पोलन ग्रेन, काफी स्टिग्मा इसका ऐसा सा होता है, ऑफ्टन हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, ठीक है। फ्लावर्स कैसे होते हैं, विंड पॉलिनेशन है, किसी इंसेक्ट को तो अट्रैक्ट करना नहीं है, तो काफी डल कलर या कलरफुल ही नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्टर भी एब्सेंट है, और न्यूमरस फ्लावर्स हैं बेटा, पैक्ड होते हैं इन इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, न्यूमरस फ्लावर्स हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं काफी सारे, ये देख रहे हो कितने सारे स्टिग्मा लटके हुए हैं। फिर आती है बेटा वाटर पॉलिनेशन और हाइड्रोफिली। अब बेटा अराउंड हम ऐसे कहते हैं 30 जेनरा हैं जो वाटर पॉलिनेशन करते हैं। मोस्टली बेटा वाटर पॉलिनेशन देखा जाता है मोनोकॉट्स में, और वाटर पॉलिनेशन बहुत कम होता है, वेरी लेस, ओके। अब ये किस में होता है, मूवमेंट ऑफ गैमीट्स ज्यादातर लोअर प्लांट्स में, जैसे आप लोग ने 11th क्लास में प्लांट किंगडम पढ़ा होगा, तो हम प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं कि भाई एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन करते हैं, वाटर पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि बेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड। एग्जाम्पल क्या है वाटर पॉलिनेशन का, वैलिसिनेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा। पर मैम क्या सारे पौधे जो पानी पे रहते हैं या पानी में रहते हैं वो वाटर पॉलिनेशन करते हैं, नहीं बेटा। जैसे कुछ पौधे हैं जैसे वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, ये बेटा सबमर्ज थे, बड़े ऊपर आ चुके हैं, ये सरफेस पे हैं, सतह पे तैर रहे हैं पानी की। अब अगर ये पानी की सतह पे तैर रहे हैं तो बेटा ये इंसेक्ट से, हवा से भी पॉलिनेट कर सकते हैं, इनको पानी की जरूरत नहीं है। तो इन सम वाटर प्लांट्स लाइक वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली emerge above the level of water, hence pollinated by wind, insects, etc.
लैंड प्लांट्स की तरह ही इनमें पॉलिनेशन होता है। इसलिए कह रहे हैं हर पानी में रहने वाला पौधा वाटर पॉलिनेशन नहीं करता। फिर मैम वाटर पॉलिनेशन करता कौन है? तो बेटा आपकी एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल्स हैं, वैलेसिनेरिया, हाइड्रिला और ज़ोस्टेरा, जिसमें वैलेसिनेरिया और ज़ोस्टेरा का इन्होंने अलग से बताया है, जिसके ऊपर बेटा अलग से पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम्स में भी, और स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके नीट में भी पूछे जाते हैं। तो वैलेसिनेरिया के पौधे का क्या सिस्टम है? इसका मेल फ्लावर्स बहुत सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज करता है। ठीक है, इसने क्या किया, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज किए, वो सतह पे आ गए। अब ये जो फीमेल है बेटा, इसका स्टाइल बहुत लंबा है, ये ऊपर तक आ गया। अब ये पोलेंस बेटा इस पे इजीली चिपक जाते हैं पानी के थ्रू, यहीं से आ रहे हैं, इस पे चिपक जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, नॉर्मली हम कहते हैं वैलेसिनेरिया में जो फीमेल है उसकी लॉन्ग स्टॉक है। ठीक है, आप देख रहे हो लॉन्ग स्टाइल है, ये ऊपर आ जाती है लेवल से, और पोलन ग्रेन्स बेटा पानी की सतह पे रिलीज होता है और ये पानी पे फर्टिलाइजेशन करता है। फिर बेटा ज़ोस्टेरा में क्या होता है, ज़ोस्टेरा बेटा बहुत गहराई में ये लोग प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, ये मेल फ्लावर ने क्या किया, इस मेल फ्लावर ने बेटा रिलीज किए बहुत सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज किए, रिबन लाइक, रिबन जैसे शेप के, ताकि वो इजीली यहाँ पे अरे भाई, रिबन जैसे रिलीज किए जो, ताकि रिबन लाइक, ताकि वो इजीली अटक जाएं। और ये बेटा क्या होते हैं, रिबन लाइक है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है और लॉन्ग होते हैं। क्यों म्यूसिलेजिनस कवरिंग है इनके ऊपर? ताकि बेटा ये गीले ना हो जाए पोलन प्रॉपर तरीके से, क्योंकि पानी की गहराइयों में प्रेजेंट है ये प्लांट। ठीक है, ये बेटा वैलेसिनेरिया की तरह सरफेस पे आके वाटर पॉलिनेशन नहीं कर रहा, ये पानी के अंदर ही है। तो इसको ऐसा पोलन चाहिए जिसके ऊपर एक लेयर हो ताकि वो गीला ना हो जाए, म्यूसिलेजिनस, और ये रिबन लाइक होता है ताकि बेटा पानी से यहाँ पे इजिली चिपक जाए। राइट, रिबन लाइक, म्यूसिलेजिनस कवरिंग एंड लॉन्ग। फिर बेटा आता है इंसेक्ट पॉलिनेशन, जिसको हम बेटा कहते हैं इंटैमोफिलस और जूफिली भी कहा जाता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन में बेटा अब 2 कंडीशन है, या तो फ्लावर हो बहुत बड़ा और सुंदर और कलरफुल, और अगर फ्लावर बड़ा नहीं है तो छोटा है, तो बहुत सारे झुंड में प्रेजेंट हो, तभी वो इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा और तभी उसके पास जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है फ्लावर शुड बी लार्ज, कलरफुल और अट्रैक्टिव, या खुशबू हो या नेक्टर हो। पोलन ग्रेन बेटा इन कंडीशंस में जो पोलन्स होते हैं स्टिकी होते हैं ताकि वो इंसेक्ट के ऊपर चिपक जाएं। ठीक है, स्टिकी होते हैं और ये कवर्ड होते हैं बाय पोलन किट। बहुत जगह क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ पोलन किट। सो बेसिकली बेटा पोलन किट एक कवरिंग है ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के पोलन पर, जो बेटा एक ऑयली लेयर होती है। ठीक है, जो इनको प्रोटेक्ट करके रखती है, चिपचिपी, जिससे ये चिपक जाती है किसके ऊपर, इंसेक्ट्स के ऊपर। रिवॉर्ड बेटा, ये इंसेक्ट पॉलिनेशन जो होता है इसमें एक रिवॉर्ड भी देना पड़ता है। भैया आजकल की दुनिया है बहुत सेल्फिश, राइट। कोई किसी का काम कर रहा है तो वो उससे दूसरे बदले में कुछ और काम करवाएगा। ठीक है, फ्री में कुछ नहीं होता है ना। तो बेटा ये इंसेक्ट पॉलिनेशन तभी करेगा जब तुम इसको कुछ दोगे। ठीक है, उसके बदले में उसको कोई गिफ्ट मिले, कोई रिवॉर्ड मिले, तो वो बेटा नेक्टर हो सकता है, पोलन हो सकता है, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। इफ फ्लावर इज स्मॉल देन दे आर इन क्लस्टर्स, ग्रुप में होते हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर सकें। चलिए इंसेक्ट पॉलिनेशन के एग्जांपल्स पढ़ते हैं। तो बेटा फ्लाइज, बीटल्स, वॉस्प, मॉथ, एंड्स, हनी बीज, बटरफ्लाई, बैट्स। मैम बैट्स भी पॉलिनेशन करती हैं, यस। ठीक है, बटरफ्लाइज भी करती हैं, बीज भी करती हैं, ये सब पॉलिनेशन करते हैं भाई। फिर मैम एनिमल्स भी पॉलिनेशन करते हैं, यस। कौन से? जैसे लेमूर बेटा प्राइमेट्स होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। फिर एबोरियल्स जैसे ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स बेटा वो भी पॉलिनेशन करते हैं। फिर कुछ लिजर्ड्स होती हैं जैसे गार्डन लिजर्ड या गिक्को लिजर्ड जो भी पॉलिनेशन करती हैं। फिर बेटा कुछ पौधे होते हैं जिनसे कुछ फ्लावर्स से स्मेल आती है, फाउल ओडर, उनको बेटा पॉलिनेट करने के लिए फ्लाइज एंड बीटल्स पॉलिनेट करते हैं। फिर बेटा एक पौधा होता है जिसका नाम है अमोरफेलस। ये पौधा बेटा बहुत लंबा होता है, दिस इज अमोरफेलस। ठीक है, दिस इज अमोरफेलस। ये भाई 6 फुट जितना लंबा पौधा होता है, राइट। ये पौधा 6 फुट जितना लंबा पौधा है एंड इट इज अ सेफ प्लेस टू ले एग्स। तो बहुत सारे पॉलिनेटर्स इसके अंदर अंडे देते हैं और उसका पॉलिनेशन भी करा देते हैं। फिर बेटा आपके एनसीईआरटी में वेरी इंपॉर्टेंट जिस पर आपके क्वेश्चन भी आता है, दैट इज मॉथ एंड युक्का प्लांट। इनमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सो बेसिकली मॉथ बेटा उड़ के जाता है, दिखाते हैं आपको। ये रहे बेटा मॉथ, ये जाते हैं युक्का प्लांट के अंदर। ठीक है, अब इसके लॉक्यूल ऑफ द ओवरी में, दैट इज ओवेरियन चैम्बर के अंदर, वो जाकर यहाँ अंडे दे देते हैं।
ठीक है, इसके अंदर अंडे दे देते हैं और इसको पॉलिनेट भी कर देते हैं। अब होता क्या है यहाँ देखेंगे, मॉथ ले एग्स इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी, याद रखना लॉक्यूल ऑफ द ओवरी में अंडा देता है युक्का प्लांट के, युक्का प्लांट को पॉलिनेट भी कर दिया। अब जैसे ही बेटा वो मॉथ का बच्चा जो अंडे से लार्वा में बदलेगा तो वो सीड फॉर्म में, वो बच्चा बेटा बड़ा हो गया, वो निकलने लगेगा और यहाँ पे सीड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लगा रखा है, ये देख रहे हैं मॉथ के लार्वा, है ना। चलिए फिर बेटा क्वेश्चन है, विंड एंड वाटर पॉलिनेटर प्लांट्स आर कलरफुल होते हैं, नहीं, जरूरत ही नहीं है। नॉन कलरफुल होते हैं, यस बेटा। नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, नहीं। क्वेश्चन है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, हाँ। सुंदर होते हैं, हाँ। फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, हाँ। ऑल, बहुत जरूरत है भाई, अट्रैक्ट करना है इन्हें। अमोरफैलस और युक्का प्लांट में बेटा जो मॉथ है ये एग्स कहाँ ले करता है, लॉक्यूल ऑफ द ओवरी में। फिर क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, अदर फ्लावर, डिफरेंट प्लांट आ गया बेटा, पौधा अलग हो गया, मतलब देयर आर टू फ्लावर्स, टू डिफरेंट प्लांट्स, और ये बेटा कंडीशन होती है जीनोगैमी की, जब डिफरेंट प्लांट लिखा है तो। 2021 में क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इन मरीन सी ग्रास ज़ोस्टेरा, तो बेटा आप ड्रॉ करके दिखा देना कि ये सबमर्ज्ड होते हैं, यहाँ पे जो मेल है वो ऐसे रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स भेजता है फीमेल तक, जिन पे म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। ठीक है, फिर बेटा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन विंड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड, इजीली लिख सकते हो, लाइट वेट होते हैं, नॉन कलरफुल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इनकी टैसल्स होती हैं, वहां पर इंसेक्ट पॉलिनेटेड में कलरफुल होते हैं, लार्ज होते हैं, क्लस्टर में होते हैं, बहुत सारे डिफरेंस आप लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन है, जिटोनोगैमी जीनोगैमी में डिफरेंस आप बता सकते हो, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है, डिफरेंट प्लांट है, ये सेम प्लांट है। राइट द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड बाय बोथ, उसमें बेटा सेम स्पीशीज थी, उसमें स्पीशीज डिफरेंट थी। अब आते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। भाई आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, मैम मैम पौधे में कोई डिवाइस होता है इलेक्ट्रॉनिक? नहीं बेटा, दीज आर नॉट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन को रोके कैसे। अब ठीक है, अब मान लीजिए भाई ये फ्लावर है, इसमें भाई ये रहा इसका फीमेल और ये रहा मेल। अब यार ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अब ये बार बार सेल्फ पॉलिनेशन ही कर लेगा कहीं, तो अब क्या किया जाए, ऐसा क्या करे पौधा कि सेल्फ पॉलिनेशन को वो रोक सके। तो बेटा सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए एक बहुत ही तगड़ा हथियार है, दैट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट बाइसेक्सुअल हैं। बेटा बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल हम फ्लावर के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, मोनोऑशियस और डायोशियस हम प्लांट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। कंटिन्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन करेगा तो इसमें वेरिएशन नहीं आएगी, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बेटा क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करते हैं। तो बेटा आपके एनसीईआरटी ने टोटल 4 डिवाइसेस मतलब 4 तरीके बताए हैं जिससे पौधा सेल्फ पॉलिनेशन होने से रोकता है। क्या तरीका है पौधे का, अब पौधा खुद से ऐसा क्या करे, वो साइंटिस्ट तो है नहीं, तो भाई पौधा क्या कर सकता है, एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो। मतलब अगर ये पौधा है, फ्लावर है, तो भाई एंथर अलग टाइम पे मैच्योर हो, स्टिग्मा अलग टाइम पे मैच्योर हो, ताकि अगर पोलन ग्रेन इस पे गिर भी जाए तो भी फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, दोनों अलग अलग समय पे मैच्योर हो। दूसरा है एंथर और स्टिग्मा बेटा डिफरेंट पोजीशंस पे हो, मैच्योर अलग अलग टाइम पे हो और या डिफरेंट पोजीशन पे हो। जैसे भाई एंथर ऊपर की तरफ है, स्टिग्मा नीचे की तरफ है, या एंथर नीचे की तरफ है, स्टिग्मा ऊपर की तरफ है, हाइट या पोजीशन डिफरेंट पोजीशंस पे ये प्रेजेंट हो, ताकि क्या हो बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन से रोक सकें। तीसरा तरीका है, तरीका बोल रही हूँ, तरीका है, तोतली हो गई हूं मैं, ठीक है। तीसरा तरीका है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी। मतलब पौधा क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि ये बेटा इसका खुद का पोलन इधर गिरेगा तो ये सेल्फ इनकम्पैटिबल है, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये बोलेगा भाई तो सेम पौधे का पोलन है, आई डोंट एक्सेप्ट। ये बेटा सिर्फ एक्सेप्ट करेगा दूसरे पौधे का, ठीक है, दूसरे पौधे का पोलन बेटा ये एक्सेप्ट करेगा, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी। इसने खुद से ही अपने अंदर ऐसी कैपेबिलिटी ले आई कि खुद का पोलन गिरेगा तो भाई फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी।
फिर बेटा या तो फ्लावर हो यूनिसेक्सुअल, मतलब या हो मेल या फीमेल। अब देखो इसमें दो कंडीशंस होती हैं। मोनोअशियस पौधा है, ठीक है, मोनोअशियस मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट है, मेल फ्लावर भी है फीमेल फ्लावर भी है, एक ही घर के अंदर, मतलब एक ही प्लांट में दोनों हैं फ्लावर्स। तो बेटा इस कंडीशन में क्या हो सकता है? क्या इस कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है? प्योर नहीं। जिटोनोगैमी हो सकता है? यस। जीनोगैमी हो सकता है? यस। जीनोगैमी मैम कैसे हो सकता है? उसमें तो पौधे अलग अलग होने चाहिए। बिल्कुल, मान लीजिए इस पौधे से चला गया, दूसरे मोनोअशियस प्लांट से चला गया इसके ऊपर, तो बेटा जीनोगैमी मोनो। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैम क्या मोनोअशियस प्लांट में जीनोगैमी हो सकती है? हो सकती है, पर पौधा अलग होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल बेटा कैस्टर एंड मेज। फिर बेटा डायोशियस प्लांट्स में, जिसमें बेटा अलग अलग प्लांट पे, एक प्लांट पे फीमेल प्रेजेंट है, एक प्लांट पे मेल प्रेजेंट है, उसमें बेटा ऑटोगैमी नहीं होती, जिटोनो भी नहीं होती, सिर्फ जीनोगैमी हो सकती है, क्योंकि जिटेनोगैमी में सेम प्लांट होना चाहिए, बट डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट प्लांट है, विच मीन सिर्फ जीनोगैमी होगी यहां पे। एग्जाम्पल पपाया, ठीक है। चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन और पिस्टिल के बीच में होती है कुछ गपशप। मैम ये क्या बात हुई? ये बेटा ये है आपका पिस्टिल, और पिस्टिल के ऊपर आएगा पोलन। अब इस पोलन और पिस्टिल के बीच में जो गपशप चल रही है, इधर कुछ इंटरेक्शन चल रहा है इनके बीच में, दैट इज कॉल्ड एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मैम ये कुछ कान में खुसफुसा रहे हैं? यस। अब ये तुम्हारी तरह खुसफुसाते नहीं है, कंटिन्यूस डायलॉग, मतलब केमिकल इंटरेक्शन चलता है इनके बीच में, कंटिन्यूस, ठीक है। पॉलिनेशन से बेटा हम ऐसा, अब क्या होता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पढ़िए। पहला पॉइंट, पॉलिनेशन होना मतलब ये नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा तक पहुंच गया है तो पॉलिनेशन होगा ही होगा। मान लो रिसेप्टिव ही नहीं है, स्टिग्मा अभी तक मैच्योर ही नहीं हुआ, मान लो इसने इसकी स्पीशीज के स्टिग्मा को एक्सेप्ट, इसकी स्पीशीज के पोलन को एक्सेप्ट ही नहीं करा, तो जरूरी नहीं है बेटा हर पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन हो। दूसरा, पिस्टिल हैज द पावर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट पोलन। बेटा पिस्टिल अपनी मर्जी से पोलन को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। विच मीन्स कई बेटा फ्लावर होते हैं जो डिफरेंट स्पीशीज के पोलन को अलाउ नहीं करते, तो बेटा कई बार ये पोलन को रिजेक्ट कर देता है, कई बार एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये बेटा डिपेंड करता है पिस्टिल पे। तीसरा पॉइंट क्या होता है इसमें, यहाँ देखें बेटा, तीसरा पॉइंट ये होता है, अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, ठीक है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। अब वो क्या होता है, कुछ में टू सेल्ड स्टेज में जो है पोलन पहुंचता है, यहाँ पे टू सेल्ड स्टेज में पहुंचता है, कई बार पोलन ग्रेन बेटा थ्री सेल्ड स्टेज में यहाँ पहुंचता है, ठीक है। अलग अलग स्टेज पर पोलन पहुंचता है, हमें पता है 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल स्टेज में यहाँ पहुंचता है, 40% एंजियोस्पर्म्स में थ्री सेल स्टेज में यहाँ पहुंचता है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे आ गया है तो पोलन ट्यूब बनेगी। अब पोलन ट्यूब बेटा अलग अलग जगह से एंटर होती है, ठीक है। मैक्सिमम तो वो माइक्रोपाइलर एंड से ही एंटर होती है, माइक्रोपाइलर एंड से ही एंटर होती है, ठीक है, डायरेक्टली। कई बार पोलन ट्यूब बेटा किधर से आ रही है, चलाजल एंड से आ रही है, कई बार पोलन ट्यूब इंटेग्यूमेंट से आ रही है, पर मैक्सिमम टाइम बेटा यही वाली कंडीशन होती है, बट पोलन ट्यूब अलग अलग जगह से आ सकती है ओरिजिनेट होके, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑल दीज इवेंट्स, इवन बेटा जब पोलन स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो जाता है एंड पोलन ट्यूब बन जाती है, ठीक है। अरे कितना गंदा बनाया ये रहा बेटा आपका पिस्टल, यह आ गया पोलन, इसने बना ली पोलन ट्यूब। तो बेटा पोलन के स्टिग्मा पे लैंड होने से लेकर पोलन ट्यूब बनने तक और वो ओव्यूल में एंटर हो जाती है, इज रेफर्ड टू एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये बेटा एक डायनामिक प्रोसेस है। और मैम क्या हम पोलन ट्यूब को लेबोरेटरी में भी जर्मिनेट कर सकते हैं? यस। आप लोगों के बहुत सारे स्कूल में शायद एक्सपेरिमेंट कराते भी हैं कि एक स्लाइड लेते हैं, आप लोग समझते हैं आई होप, ऐसे बेटा एक ग्लास स्लाइड होती है, इस पर आप पोलन को शेड करते हैं, इस पर आप 10% शुगर सोल्यूशन डालते हैं और 15 से 30 मिनट के लिए छोड़ते हैं,
तो जब आप माइक्रोस्पोर में देखते हैं तो आपको पोलन ट्यूब जर्मिनेशन नजर आता है। कैसे? इन विट्रो मतलब बेटा लैब के अंदर हम एक ग्लास लैब में डस्ट करेंगे पोलन ऑन स्लाइड, 10% शुगर सोल्यूशन डाल के 15 से 30 मिनट छोड़ेंगे, तो आप बेटा लो पावर माइक्रोस्कोप में भी या नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं कि पोलन ट्यूब जर्मिनेशन होता है। ठीक है, पोलन कैन बी जर्मिनेटेड, कौन कौन सी स्पीशीज के पोलन लेबोरेटरी में जर्मिनेट किए जा सकते हैं? पी, चिकपी, बाल्सम, विनका एंड क्रोटेलेरिया। एग्जाम्पल बहुत हैं इस चैप्टर में, बताए थे हम। बड़ा क्वेश्चन आया है, नेम एनी 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप्ड एंड एक्सप्लेन कि ये क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करा रहे हैं। मैंने आपको 4 पॉइंट्स लिखवाए थे, 4 पॉइंट्स लिखवाए थे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में, कोई भी 2 एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन है बेटा 2020 में, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पिस्टल बनाना है, फ्रॉम अ फ्लावरिंग प्लांट पॉलिनेशन हैज अकर्ड, लेबल द फॉलोइंग, स्टिग्मा शोइंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। बेसिकली आपको इस डायग्राम को ऐसे बनाना है। ठीक है, अब यहां पर आपको दिखाना है कि पोलन कैसे गया, पोलन ट्यूब कैसे आई। ठीक है, जर्मिनेशन पोलन ट्यूब का, एम्ब्रियो सैक क्या है, एग अपरेटस। तो बेटा आप इसका भी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाएंगे कि ऊपर 3 एंटीपोडल, नीचे 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल, ये सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई, हर डायग्राम बना के दिखाना है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिड मतलब किसी का कॉम्बिनेशन बनाना। अब हुआ क्या, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, एक पौधा है, देयर आर 2 प्लांट्स ए एंड बी, हम 2 पौधे ले रहे हैं। एक प्लांट बेटा यील्ड अच्छी देता है, मतलब काफी सारा प्रोड्यूस करता है, गुड है, और एक है जो भाई हमें ज्यादा नहीं दे रहा है, हमें फायदा यील्ड नहीं दे रहा है, बैड। पर ये जो ज्यादा यील्ड दे रहा था बेटा वो डिजीज रेजिस्टेंस नहीं, उसमें बीमारी जल्दी लग जाती है इस पौधे में, पर इस पौधे में प्लांट बी में डिजीज से रेजिस्टेंट है। तो कुछ अच्छाई इसके पास है, कुछ अच्छाई इसके पास है, तो क्यों ना अगर हम इन दोनों पौधों को मिक्स कर दें, हाइब्रिड कर दें, तो हम एक ज्यादा यील्ड प्रोड्यूस करने वाला, ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंट पौधा बना सकते हैं, हाइब्रिड बना दो। तो बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में अब होता क्या है, हम सबसे पहले करते हैं पहला स्टेप, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब मैंने बेटा पौधे के एंथर को काट दिया, एंथर को काट के हटा दिया, अब सिर्फ फीमेल पार्ट रह गया, मैंने कर दी इसकी बटर पेपर से बैगिंग। जब तक स्टिग्मा मैच्योर नहीं होता हम इसे बैगिंग करके रखेंगे, जैसे ही स्टिग्मा मैच्योर हुआ हम थैली हटाएंगे, सेकेंड स्टेप था बैगिंग, हमने क्या किया, रिमूव की। और थर्ड स्टेप में बेटा हमने पोलेंस किसी और फ्लावर के डस्ट कर दिए, इसके ऊपर डस्ट कर दिए, और फिर वापस इसकी रीबैगिंग कर दी, वापस बैग लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से बेटा हम बना सकते हैं। राइट, स्टेप्स क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है अगर तो आप एंथर को रिमूव करेंगे, फिर आप उसकी बैगिंग करेंगे बटर पेपर से, फिर बेटा जैसे ही स्टिग्मा रिसेप्टेबल मैच्योर हो जाएगा आप उस पे पोलन ग्रेन डस्ट करेंगे, रीबैगिंग करेंगे, और फिर बेटा फ्रूट को अलाउ करेंगे टू डेवलप, और बेटा डिजायर्ड सीड्स आर ऑब्टेन्ड। लास्ट लाइन क्या लिखी है, डिजायर्ड सीड्स आर ऑब्टेन्ड, जो थोड़ी छुप गई है पीछे की तरफ। पर मैम क्या यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेम टाइप से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है? नहीं बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर माने जिसके पास मेल फीमेल दोनों हैं बेटा, उसमें हमें इमैस्कुलेशन स्टेप करना पड़ेगा, इस एंथर को काटना तो पड़ेगा ही ना, तभी तो काम चलेगा, तभी तो बैगिंग करोगे, बैगिंग, डस्टिंग एंड रीबैगिंग। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या सिर्फ मेल है या सिर्फ फीमेल है, तो इसलिए आप इसमें इमैस्कुलेशन वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं, इसमें सिर्फ 3 ही स्टेप होते हैं। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर? यूनिसेक्सुअल में बेटा सिर्फ मेल ही है, तो काटोगे किसको, यहाँ किसको काटोगे, इसलिए इमैस्कुलेशन स्टेप स्किप हो जाता है। फिर आता है बेटा टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन। अब बेटा हमने सारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ लिए हैं, नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू डबल, अब हम आ गए फर्टिलाइजेशन में। अब बेटा मेल गैमीट को हमने फीमेल तक पहुंचा दिया है पॉलिनेशन करके, पोलन ट्यूब से भी गैमीट्स को पहुंचा दिया है, अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, अब ध्यान देंगे। बेटा पोलन ट्यूब बनी, पोलन ट्यूब बेटा एंटर करी ओवरी के अंदर। अब बेटा हमें पता है, यहां याद रखेंगे, इस पोलन में बेटा एक था वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और 2 थे बेटा आपके मेल गैमेट्स, राइट। तो ये जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है
जिसे बेटा हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, और ये है बेटा दो मेल गैमीट्स। बेटा इसने तो बना दी पोलन ट्यूब, इसने क्या बना दी पोलन ट्यूब, और ये बेटा दो मेल गैमीट रिलीज हो गए, ये रहे दोनों। अब दो मेल गैमीट्स बेटा ओवरी में पहुंचे, एक मेल गैमीट बेटा एग सेल से फ्यूज करेगा, एक मेल गैमीट बेटा पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। ठीक है, एक करेगा एग सेल से फ्यूज, एक करेगा पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे बेटा एग सेल है विच इज N, और एक मेल गैमीट है विच इज ऑल्सो N। अब N और N मिलेंगे तो क्या बनेगा? 2N, जाइगोट। पर एक मेल गैमीट बेटा, एक मेल गैमीट है यहां पे, पर यहां पर हैं मैम क्या है? यहां पे बेटा दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, विच मीन्स ये N है, यहां N+N है, तो बेटा ये 3N हो गए, विच मीन्स ये तीनों मिलके बेटा बनाते हैं एंडोस्पर्म, विच इज 3N। क्यों? इसका N N N, 3N 3N, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो बेटा दो स्टेप्स में फर्टिलाइजेशन होता है। सिनगैमी, दैट इज सिनगैमी मतलब क्या होता है? मेल गैमीट था बेटा N, एग सेल था N, और जाइगोट बना 2N, और जाइगोट से बेटा क्या बनेगा? एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो विच इज ऑल्सो 2N, राइट? दिस इज कॉल्ड एज सिनगैमी। फिर बेटा ट्रिपल फ्यूजन में क्या है? एक मेल गैमीट है, दो पोलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज बेटा 3N। कितना है ये? 3N। इसको आप बेटा पेन भी कहते हो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बेटा इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि दो मेल गैमीट्स थे। ठीक है, एक मेल गैमीट किससे फ्यूज हुआ? एग सेल्स के न्यूक्लियस से, एक मेल गैमीट फ्यूज हुआ पोलर न्यूक्लियाई से। तो बेटा डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, दो स्टेप्स एक साथ हो रहे हैं, दैट इज वाई डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है फ्यूज होके बेटा ये सेल कहलाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC कहते हैं उसको। ठीक है, नोट बेटा आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, डीजेनरेट हो जाते हैं। चलिए, अब फर्टिलाइजेशन खत्म हो गया, फर्टिलाइजेशन खत्म हो गया। लास्ट स्टेप दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जब हमने चैप्टर शुरू किया था बेटा हमने बात की थी, हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट मतलब अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जाइगोट भी बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया था, एंडोस्पर्म भी बन गई है। देखेंगे जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो, और बेटा इससे क्या बनेगी? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होती है? 3N ही होती है बेटा, याद रखेंगे। तो अब सवाल उठता है मैम एम्ब्रियो एंडोस्पर्म पहले बनती है या एम्ब्रियो? आपकी एनसीईआरटी बेटा एक लाइन लिखती है बहुत ही प्यारे शब्दों में, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मतलब एंडोस्पर्म पहले बनती है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर एंडोस्पर्म नहीं बनेगी तो एम्ब्रियो बन के करेगा क्या? यही तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एम्ब्रियो को। इसलिए बेटा एंडोस्पर्म पहले बनती है, एम्ब्रियो बाद में बनता है। ठीक है, प्रीसीड पहले होता है। चलिए फटाफट से देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बेटा क्या होता है? सेंट्रल सेल्स बेटा एंडोस्पर्म बन जाता है, जाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है, ओवरी बेटा फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, इंटेग्यूमेंट से बेटा सीड कोट बनता है, ओवरी की वॉल से फ्रूट की वॉल जिसे पेरिकार्प कहते हैं वो बनता है। एंड ट्रस्ट मी ये सारे 1 मार्कर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन सेंट्रल सेल से क्या बना? एंडोस्पर्म। फ्रूट किससे बन रहा है भाई? ओवरी से। सीड किससे बन रहा है भाई? ओव्यूल से। ये तो बहुत कंफ्यूजन रहता है सबको, मैम ओवरी से बनता है फ्रूट, ओव्यूल से बनता है सीड। ये चीज याद रखेंगे, इस स्टेप में सबको कंफ्यूजन रहता है, बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, एमसीक्यू में भी रिटन एग्जाम में भी बहुत बच्चे गड़बड़ करके आते हैं। ये बेटा इसलिए मैंने आपको एक चार्ट बना दिया ताकि वो इजी रहे किससे क्या बन रहा है। चलिए पढ़ते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम 3-4 चीजें पढ़ेंगे हम, एंडोस्पर्म, सीड, फ्रूट
और ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो आइए इनको पढ़ते हैं। एंडोस्पर्म बेटा क्या है, किससे बना है? मैम एंडोस्पर्म बना है ट्रिपल फ्यूजन से, सही बात है। ये बेटा सेंट्रल सेल से एम्ब्रियो सैक बनाता है, हमने पढ़ा था भाई। एक मेल गैमीट था, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे और इन्होंने मिलके बनाया था पेन, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और बेटा वो ये कंडीशन थी, मैं आपको दिखाती हूं। तो भाई मेल गैमीट यहां आया था, ये तीनों ने क्या बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये जो सेल है सेंट्रल सेल, ये बन जाता है पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, राइट। जनरली बेटा ये एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, 3N कंडीशन है, ठीक है। फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल, एंडोस्पर्म बेटा न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियो को, यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। फिर एंडोस्पर्म 2 टाइप की है, एनसीईआरटी में 2 टाइप की दे रखी है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेल्यूलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होती है बेटा, जब सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता रहता है, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन हुए जा रहा है, तो बेटा ऐसा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है। इसका एग्जाम्पल है बेटा कोकोनट वाटर। क्या एग्जाम्पल है इसका? इसका एग्जाम्पल है कोकोनट वाटर, ठीक है। कोकोनट का पानी जो है इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बट बेटा अगर न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो रहा है, सेल्स भी बन रहे हैं और न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है, दिस इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। इसका एग्जाम्पल होता है बेटा ये कोकोनट का व्हाइट हिस्सा, विच इज कॉल्ड एज द कर्नल ऑफ कोकोनट। कर्नल ऑफ कोकोनट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। चलिए फिर बेटा नोट करेंगे, ये बेटा 2 पॉइंट्स है, मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी में खूब एग्जांपल्स हैं। एंडोस्पर्म बेटा अगर एम्ब्रियो पूरी खा जाता है, एग्जांपल पी, ग्राउंडनट और बीन्स में ऐसा होता है। अगर एंडोस्पर्म बेटा बचती है तो वो बेटा कैस्टर और कोकोनट्स में। एंडोस्पर्म, ये देखो ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, इसलिए एंडोस्पर्म पहले बनती है, याद रखेंगे, ठीक है। अब एम्ब्रियो कैसे बनता है? जाइगोट से बनता है, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। तो बेटा ये रहा जाइगोट। अब जाइगोट क्या करता है? जाइगोट डिवाइड होता है 2 सेल्स में, वैसे इतना आपके सिलेबस में नहीं, अपाइकल और बेसल सेल्स होते हैं। फिर बेटा ये डेवलप होता है एम्ब्रियो में, एक होता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से बनता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और फिर बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। ये है बेटा सस्पेंसरी सेल्स, ठीक है, और नीचे वाले होते हैं बेसल सेल्स, ठीक है। अब आप भी देख सकते हैं स्टेजेस पूछे जाते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के, आप बता सकते हैं कि प्रो एम्ब्रियो से ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो। बेटा ये सीक्वेंस एकदम ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे बेटा धीरे धीरे करके, ऐसे जाइगोट से धीरे 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 करके मैच्योर एम्ब्रियो डेवलप होता है, ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो डेवलप होता है। क्लियर? अब बेटा हम पढ़ेंगे इसके पार्ट्स के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो के पार्ट्स के बारे में। ये जो बेटा पहले मैं पढ़ाती हूं फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। देखते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो। बेटा डाई मतलब 2 कॉटिलिडन्स होते हैं इसके पास, इसलिए बेटा हम इसे कहते हैं डाइकॉट। मोनो माने 1 कॉटिलिडन, ठीक है, 1 कॉटिलिडन होता है, राइट। डाइकॉट कॉटिलिडन में बेटा क्या होता है देखेंगे, प्लीम्यूल बेटा जिससे शूट उगती है, स्टेम उगती है बेटा जिससे। फिर रेडिकल बेटा क्या होता है, जिससे रूट उगती है। हाइपोकोटाइल बेटा रूट साइड प्रेजेंट रीजन होता है, प्लीम्यूल साइड प्रेजेंट रीजन को कहते हैं एपिकोटाइल। और नीचे बेटा ये रही रूट कैप। और आप क्योंकि डाइकोटिलिडन है तो 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है, ठीक है, 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है। अब यहां हम मोनोकॉट को देखेंगे। बेटा मोनोकॉट में एक ही कॉटिलिडन है मैम, और कॉटिलिडन की तो लेबलिंग ही नहीं हो रखी, क्योंकि बेटा यहाँ पे हम कॉटिलिडन को कह रहे हैं स्क्यूटेलम। क्या कह रहे हैं कॉटिलिडन को? स्क्यूटेलम, ठीक है। स्क्यूटेलम इज द ओनली 1 कॉटिलिडन प्रेजेंट। फिर बेटा यहाँ पे प्लीम्यूल साइड पे जहां पे शूट उग रही है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे कहते हैं सीलप्टाइल, जो बेटा आपके डाइकॉट्स में नहीं होती। वहीं बेटा यहाँ रूट साइड पे रेडिकल्स पे कवरिंग होती है जिसे कहते हैं सीलोराइजा,
जो भी बेटा मोनोकॉट्स में ही होती है, डाइकॉट्स में हमें नहीं दिखती। मैम ये एपीब्लास्ट क्या है बेटा? दीज आर रेमिनेंट्स ऑफ कॉटिलीडन, ठीक है, क्योंकि बेटा मोनोकॉट्स डाइकॉट्स से ही बने, इन्हीं का मेजर फॉर्म है ये। तो बेटा कुछ रेमिनेंट्स ऑफ कॉटिलीडन को बेटा हम एपीब्लास्ट सेल्स कहते हैं, जो यहाँ पे थोड़े से प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम इसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इतना रीजन में तो डाइकॉट्स के लिए है, और ये पूरा बेटा अगर मोनोकॉट के बारे में पूछ लिया जाए एम्ब्रियो के, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एपिकोटाइल बेटा अपर पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, प्लिम्यूल बेटा क्या है? जिससे शूट उगती है। हाइपोकोटाइल क्या है? लोअर पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। हाइपोकोटाइल बेटा रूट साइड पे प्रेजेंट है, एपिकोटाइल स्टेम साइड पे प्रेजेंट है। रेडिकल क्या है बेटा? जिससे रूट आती है। कॉटिलीडन क्या होते हैं बेटा? कॉटिलीडन होता है जिससे न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। सीलोराइजा क्या है? रेडिकल एंड एंड रूट कैप आर इनक्लोज्ड विद इन अ अनडिफरेंशिएटेड शीथ। मैंने आपको बताया था सीलोराइजा क्या है बेटा? जो रेडिकल और रूट कैप को नीचे कवर कर रहा है इस सीलोराइजा। सीलप्टाइल क्या है? शूट एपेक्स हैज फ्यू प्राइमोडियल इनक्लोज्ड सेल्स, हॉलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है बेटा यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, दिस इज सीलप्टाइल। सीलप्टाइल क्या है? शूट एपेक्स हैज फ्यू लीफ प्राइमोडिया इनक्लोज्ड विद हॉलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर, दैट इज सीलप्टाइल। तो याद रखेंगे बेटा, सीलोराइजा और सीलप्टाइल जो हैं किसका पार्ट होते हैं? मोनोकॉट्स का है, ठीक है। याद रखेंगे कॉटिलीडन को बेटा मोनोकॉट्स में हमने स्क्यूटेलम कहा है, इसलिए अगर एग्जाम में आता है तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, और लेबलिंग भी मेंशन करनी जरूरी है। दिखाना पड़ेगा कि रेडिकल और रूट कैप को सीलोराइजा कवर कर रहा है, शूट एपेक्स के ऊपर सीलप्टाइल है, एपीब्लास्ट भी ड्रॉ करना पड़ेगा, स्क्यूटेलम भी दिखाना पड़ेगा। डाइकॉट का डायग्राम इजी है, इनके डायग्राम में बच्चे मात खा जाते हैं बेटा, ठीक है। देख लीजिए डाइकॉट, या आपका मोनोकॉट का डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। बता सकते हो कि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन 2 स्टेप्स हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्मिनेशन। कैसे पोलन ग्रेन वहां तक पहुंचा? थ्रू पॉलिनेशन। फिर उसने पोलन ट्यूब बताई, और बेटा प्लॉइडी ऑफ एंड प्रोडक्ट्स, बेसिकली पोस्ट फर्टिलाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स भी बताने हैं आपको सारे। Why does development of endosperm precede that of embryo? क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को। देखा, क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिर है कोकोनट वाटर फॉर्म टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स। बेटा कोकोनट वाटर इज एग्जांपल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नीट का क्वेश्चन था बेटा 2016 का वो। अब आ जाते हैं हम सीड के ऊपर, हमने एम्ब्रियो पढ़ लिया, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सीड। तो ओव्यूल से बेटा बनता है सीड। अब सीड बेटा एक फाइनल प्रोडक्ट है विच इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है। सीड्स बेटा फ्रूट के अंदर होते हैं, कभी भी फ्रूट के अंदर ही देखे हैं सीड? कहीं बाहर तो नहीं देख लिया तुमने? होते हैं वैसे कहीं में, ठीक है। सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलीडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखेंगे पहले आप। ये देख रहे हैं, ये आपका मूंगफली है, मूंगफली को हमेशा छील के खाते हैं, जो बेटा जो छिलका होता है दैट इज दी सीड कोट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कॉटिलीडन्स हैं इसके। ये आप देख रहे हैं दिस इज द प्लिम्यूल, दिस इज द रेडिकल पार्ट, और बेटा यही एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट है, राइट। तो क्या है? सीड कोट, कॉटिलीडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल फॉर्म सीड कोट। हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जब लिखे थे शुरू में, हमने बताया था ओव्यूल से सीड बनता है, सीड कोट इंटेग्यूमेंट से बनता है। माइक्रोपाइल रीजन बेटा हमेशा वहां पे स्मॉल होल, किसी भी बेटा अगर आप मूंगफली खा रहे हैं आपको दिखेगा, मूंगफली को कभी छील के देखना, ऊपर से तुम्हें एक छेद दिखेगा, ऊपर एक होल दिखेगा, दैट इज माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, ताकि बेटा एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर हो पाए, ताकि फॉर सीड जर्मिनेशन, ठीक है। अब ऐसा आपकी एनसीईआरटी कहती है, अगर कोई मेच्योर सीड ड्राई हो जाए, सूख जाए, ठीक है, पानी कम हो जाए, मतलब उसका 10 से परसेंट 10 to 15 मॉइस्चर बाय मास हम रिड्यूस कर दें, ठीक है, ड्राई हो जाए। अब बेटा अगर सीड में पानी की कमी हो गई तो मेटाबॉलिज्म बॉडी का स्लो हो जाएगा पौधे का। तो या तो अगर उसे प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर, मॉइस्चर और ऑक्सीजन मिला तो बेटा वो सीड बनेगा। पर मान लो इसको ड्राई होने के बाद इसको प्रॉपर मॉइस्चर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर नहीं मिलता, तो ये स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी या डोरमेंसी में चला जाएगा,
ठीक है, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी को हम कह रहे हैं डोरमेंसी में चला जाएगा। चलिए फिर बेटा हम देखते हैं देयर आर 3 टाइप ऑफ सीड्स, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक एंड पेरिस्पर्मिक। मैम एंडोस्पर्मिक सीड्स क्या होते हैं देखेंगे। बेटा इनके पास सीड कोट होता है, इनके पास एम्ब्रियो होता है। मैं आपको एक बार कलर करके दिखाती हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो बेटा आप यहां देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, सीड कोट है, एंडोस्पर्म है और बेटा एम्ब्रियो है। तो बेटा जिस सीड में एम्ब्रियो होता है, जिस सीड में बेटा एम्ब्रियो प्रेजेंट है, जैसे मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स, व्हीट, बार्ले, कोकोनट, कैस्टर, ज्यादातर, ठीक है, इनके अंदर, ठीक है, ये कस्टर क्यों लिखा है, कैस्टर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में ऐसा होता है कि एंडोस्पर्म होती है सीड में। दे आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड्स। पर बेटा कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म है ही नहीं, खत्म हो गई है एंडोस्पर्म, सीधा सीड कोट है और एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो है। जैसे मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स, जैसे पी, बीन, ग्राउंडनट एंड ऑर्किड्स। अभी आप बोलोगे मैम ये मोनोकॉट, बेटा क्योंकि एक मोनोकॉट का एग्जांपल ऑर्किड्स का दे रखा है, यहाँ पे भी एक डाइकॉट का एग्जांपल एंडोस्पर्मिक सीड्स में दे रखा है, ठीक है। तो ये बेटा नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो चुकी है। अगर एंडोस्पर्म होगी तो एंडोस्पर्मिक, कंप्लीटली कंज्यूम्ड है, एम्ब्रियो खा चुका है उसको, तो नॉन एंडोस्पर्मिक। मैम फिर पेरिस्पर्मिक क्या होते हैं। बेटा पेरिस्पर्मिक वो होते हैं कि जिनके अंदर, अभी आपको दिखाते हैं कलर करके, जिनके अंदर बेटा न्यूसेलस के रेमिनेंट्स रह जाते हैं, जिसके एंडोस्पर्म में रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस होते हैं, ठीक है, रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस होते हैं, ठीक है, एंडोस्पर्म के अंदर, दे आर कॉल्ड एज पेरिस्पर्मिक सीड्स। इसका एग्जांपल है ब्लैक पेपर, बीट एंड कैस्टर, ठीक है, ठीक है, ये समझ गए, ब्लैक पेपर, बीट एंड कैस्टर। और बेटा ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक थोड़ा इजी हो जाता है, तो पेरिस्पर्मिक पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बेटा आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये देखिए आप बीन्स के बारे में दे रखा है जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है, इज अ डाइकॉट, ठीक है। यहाँ पे बेटा हमें कैस्टर दे रखा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें रखी हैं, अनियन दे रखा है, अनियन यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ही कॉटिलिडन है, मोनोकॉटिलिडन, ठीक है, यहाँ पे आप सीलराइजा और सीलप्टाइल है, हम देख सकते हैं मोनोकॉटिलिडन। तो सारी चीजें यहाँ पर आपको दे रखी हैं, ये आप ध्यान रखना बिकॉज डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि बता दीजिए ये कौन कौन से हैं। चलिए फिर बेटा अगर हम सीड का कंपैरिजन करें मोनोकॉट और डाइकॉट में, तो बेटा डाइकॉट माने 2 कॉटिलिडन्स हमें दिख रहे हैं, हमें प्लीम्यूल दिख रहा है, प्लीम्यूल को बेटा यहाँ पे एपिकोटाइल है, यहाँ हाइपोकोटाइल और रेडिकल है, ठीक है, सीड कोट आप देख पा रहे हैं। मोनोकॉटिलिडन्स में बेटा सीड कोट है, ये बेटा एक प्रोटीनेशियस लेयर होती है यहाँ पे, एल्यूरॉन लेयर, यहाँ पे बेटा सीलप्टाइल, सीलपराइजा, प्लीम्यूल और रेडिकल होता है, ठीक है। मोनोकॉट के सीड्स की लेबलिंग है। डायग्राम आपको बेटा अगर आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना है तो मोनोकॉट्स का ये बना सकते हैं, डाइकॉट्स में आप ये वाला बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सीड के एडवांटेजेस क्या होते हैं, सीड से मैम फायदा क्या है। तुमने अगर घर में कभी कोई पौधा उगाया तो तुमने कई बार बीज बोए होंगे, बीज बोते हो तभी पौधा उगता है, तो बेटर डिस्पर्सल मेथड सो सीड ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इजी है। भाई मेरी अगर किसी फ्रेंड के घर पे कोई पौधा उग रहा है और उसके सीड्स हैं तो मैं सीड्स कलेक्ट करके अपने घर पे ला सकती हूँ उस पौधे को उगाने के लिए। स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है इनमें, यूटिलाइज अंटिल लीफ फॉर्म, ठीक है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है, हार्ड सीड कोट से बेटा यंग एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड रहता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है सीड, तो वेरिएशन होते हैं, और फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन में बेटा पानी की जरूरत नहीं है, बट सीड जर्मिनेशन में पानी की जरूरत होती ही होती है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं सीड वाइबिलिटी। मैंने बताया था वाइबिलिटी माने एक तरीके से एक्सपायरी डेट, राइट। तो द पीरियड ऑफ सीड्स रिटेन द पावर ऑफ जर्मिनेशन, कब तक वो जर्मिनेट करने की ताकत रखते हैं। तो बेटा ऑक्सैलिस एक पौधा है जिसकी फ्यू मंथ्स तक सीड वाइबिलिटी है। ल्यूपाइन सीड्स बेटा ल्यूपिनस आर्टिकस पौधे से, सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल है, मैंने मन से नहीं लिखे हैं बेटा, यहाँ कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बता रही मैं तुमको, ठीक है। 10,000 ईयर्स इनकी सीड वाइबिलिटी है।
डेट पाम बेटा फिनिक्स डार्टिलीफेरा 2000 ईयर्स है बेटा। ये जो डेट पाम है ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जब आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे थे तो किंग हेरोड्स पैलेस के नियर बेटा ये उगे थे, तो वहां से इनके बारे में पता चला। तो ऑक्सैलिस की फ्यू मंथ्स 10,000 ईयर्स ल्यूपाइन सीड्स एंड 2000 डेट पाम। नोट बेटा नंबर ऑफ सीड्स जो होते हैं कभी भी नंबर ऑफ ओव्यूल से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि एक ओव्यूल से एक सीड बना है, हम कह सकते हैं 4 ओव्यूल से एक सीड बना है, बट बेटा एक सीड, बट हम कभी ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ सीड्स इज जनरली इक्वल और लेस देन नंबर ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है, इन एन ओवरी। कभी भी इनका नंबर ज्यादा नहीं होगा। ऑर्किड फ्रूट बेटा 1000 ऑफ सीड्स होते हैं ऑर्किड्स में, टाइनी सीड्स। parasitic species like Orbanche and Striga contain, ठीक है, many tiny seeds। वैसे ही बेटा फिकस का पौधा होता है जिसमें भी many seeds होते हैं। तो बहुत सारे सीड्स आपको किसमें देखने मिल रहे हैं? ऑर्किड्स में, फिकस में एंड ऑर्बेंशे एंड स्ट्रिगा पैरासिटिक स्पीशीज में भी। बेटा ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है इस लाइन से, राइट। ये देखिए ये होते हैं फिकस के पौधे और इसमें देखो ऐसे झुंड में मैनी सीड्स, ठीक है। अब हम सीड पढ़ लिया, लेट्स टॉक अबाउट फ्रूट। फ्रूट किससे बनता है याद करेंगे? ओवरी से बनता है फ्रूट, ठीक है। अब फ्रूट बेटा 3 टाइप के हैं, ट्रू, फॉल्स एंड पार्थिनोकार्पिक। ट्रू फ्रूट मतलब सच्चा फ्रूट। बेटा सच्चा फ्रूट वही है जो किससे बनता है? ओवरी से बनता है। बेटा जो फ्रूट ओवरी से बनता है वो सच्चा फ्रूट है, जैसे मैंगो। फॉल्स फ्रूट बेटा झूठा फ्रूट है जो ओवरी से ना बने पर पौधे के किसी और पार्ट से बने, जैसे बेटा मान लो थैलेमस से। जैसे बेटा एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू आर द एग्जांपल्स, ठीक है, जो बेटा किससे बन रहे हैं? थैलेमस पार्ट से बन रहे हैं पर ओवरी से नहीं बन रहे, दैट इज फॉल्स फ्रूट। मैम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बेटा दे आर कॉल्ड एज द वर्जिन फ्रूट और विदाउट फर्टिलाइजेशन सीडलेस फ्रूट्स, ठीक है। इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बीज भी नहीं होते हैं, नो सीड्स। एग्जाम्पल बेटा बनाना एंड ग्रेप्स, ठीक है। बनाना में कभी सीड्स देखे? नहीं होते हैं बेटा सीड्स। इट इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। फिर बेटा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में फ्लैशी और ड्राई फ्रूट्स भी दे रखे हैं, ठीक है। फ्लैशी फ्रूट्स बेटा जैसे फ्लैशी फ्लैशी जो होते हैं अंदर से, जैसे मैंगो, ऑरेंज, पानी नहीं आ रहा मुंह में, खाने का मन नहीं कर रहा, वाह वाह। ड्राई फ्रूट्स में बेटा जैसे ग्राउंड नट, मस्टर्ड, ये ड्राई में भी आते हैं। नोट बेटा फ्रूट की वॉल को कहते हैं पेरिकार्प। क्या कहते हैं वॉल ऑफ द फ्रूट को? पेरिकार्प, ठीक है। ये आपके देखो स्ट्रक्चर दे रखा है एनसीईआरटी में, ये एप्पल और स्ट्रॉबेरी का दिखा रखा है, थैलेमस से बनाया, देखो, राइट। फिर बेटा आपके एनसीईआरटी में एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। अब मैं बताती हूँ एपोमिक्सिस ऐसा टॉपिक है जो अधिकतर बच्चे रोने लग जाते हैं, समझ नहीं आता है उनको, तो मैं तुम्हें समझाती हूँ, चिंता मत करो। वनारू मैम इज हियर, नो नीड टू फियर, ठीक है। तो यार एपोमिक्सिस क्या होता है? कुछ पौधे, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, कुछ पौधे बेटा, कुछ पौधे होते हैं जिनके पास एक जीन होता है जिसे कहते हैं एपोमिक्टिक जीन। बेटा जिन भी पौधों के पास एपोमिक्टिक जीन होता है वही एपोमिक्सिस कर सकते हैं, ऑब्वियसली मैम। तो सीड फॉर्मेशन बेटा ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सीड बन रहा है पर ना तो हो रहा है मियोसिस और ना हो रहा है फर्टिलाइजेशन। विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन बीज बन रहा है, दैट इज एपोमिक्सिस, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल, ये है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? फर्टिलाइजेशन बेटा कब होता है? जब 2 गैमीट्स मिलते हैं, बट अगर गैमीट्स मिले ही नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ? इसलिए ये है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, बट ये मिमिक कॉपी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। कि किसमें दिखता है ये एपोमिक्टिक जीन? एस्टरेसी फैमिली, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, पोएसी फैमिली जैसे ग्रासेस, इनमें दिखता है, ठीक है। अब होता क्या एपोमिक्सिस में, यहां ध्यान देंगे बेटा। एपोमिक्सिस में क्या होता है कि आप देखिए न्यूसेलर एम्ब्रियो से जो अपना क्या बनी, मेगास्पोर मदर सेल से बेटा डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बन गया, एग सेल से डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बन गया। मतलब यहां पर हमने पोलन का यूज करा ही नहीं, मेल गैमीट्स चाहिए ही नहीं थे, सीधा फीमेल ने क्या बना दिया? डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बना दिया, डायरेक्टली बना दिया बेटा, विदाउट मियोसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। बट बेटा ये चीज हर पौधे में नहीं हो सकती है, जिनके पास एपोमिक्टिक जीन है उन्हीं में हो सकती है, ठीक है। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं 2 शब्द में, पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी। बेटा पार्थिनोजेनेसिस होता है सीड के लिए
पार्थिनोकार्पी में सीडलेस फ्रूट होता है। बेटा पार्थिनोकार्पी हम फ्रूट्स के लिए यूज करते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स में। पार्थिनोजेनेसिस हम सीड और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं शब्द, ठीक है। दोनों विदाउट फर्टिलाइजेशन होते हैं, बट पार्थिनोजेनेसिस में सीड होता है, पार्थिनोकार्पी में सीडलेस होता है। और ये फ्रूट बनाने की प्रोसेस होती है, सीड और एम्ब्रियो बनाने की होती है। एपोमिक्सिस आपने समझ लिया, डायरेक्टली हो रहा था, ठीक है। अब बेटा आपके एपोमिक्सिस वाला जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, उसमें लास्ट पैराग्राफ एक हाइब्रिड सीड्स का है, जो अधिकतर बच्चे समझ ही नहीं पाते। अब समझाती हूँ, ध्यान देना। अब हो क्या रहा था, सारे फार्मर्स परेशान थे। बेटा हाइब्रिड सीड्स सस्ते थोड़ी आते हैं, सोचो इतना जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं उनमें, ठीक है, इतनी बायोटेक्नोलॉजी, इतनी जेनेटिक्स लग रही है वहां पे, तो यार वो सीड्स आते हैं महंगे, दैट इज दे आर एक्सपेंसिव, ठीक है। हाइब्रिड सीड्स आर एक्सपेंसिव। क्यों एक्सपेंसिव भी हैं, महंगे भी हैं, फार्मर्स को बार बार खरीदने पड़ते हैं। मैम बार बार क्यों खरीदने पड़ते हैं? क्योंकि बेटा तुमने जो बीज बोया वो मियोसिस करेगा, मियोसिस करने से कैरेक्टर क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो जाता है, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो जाता है, सेपरेट हो गए कैरेक्टर्स। तो बार बार अब ये उन बीज को यूज करके वापस नहीं, इसको नए बीज खरीदने पड़ेंगे मार्केट से वापस से। तो बेटा फार्मर्स के लिए एक चीप प्रोसेस आ गई हाइब्रिड सीड्स की, थोड़ी जो चीप है प्रोसेस, चीपर है, इज हम एपोमिक्टिक सीड्स का यूज करें। बेटा एपोमिक्सिस में ना तो होता है मियोसिस, ना होता है फर्टिलाइजेशन, और मियोसिस नहीं होगा तो नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होंगे। तो बेटा इनसे जो बीज बनेगा उसी बीज से वापस पौधा उगा सकते हैं, फिर उस पौधे के बीज से वापस पौधा उगा सकते हैं। तो फार्मर को बार बार सीड्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सस्ता पड़ेगा। हालांकि ये भी महंगे आते हैं, बट एज कंपेयर टू दिस ये सस्ता पड़ेगा। बट मैम फिर ऐसा सारे फार्मर्स क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बेटा अभी तक इस प्रोसेस से हम हर पौधा नहीं बना पाए हैं। जिनके पास एपोमिक्टिक जीन्स है उन्हीं से कर पा रहे हैं, और बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च चल रही हैं कि हम अधिकतर ऐसे हाइब्रिड्स बना पाए, तो चल रहा है। बट ये मेथड थोड़ा चीपर है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें कैरेक्टर सेग्रीगेट हो गए हैं तो बार बार सीड खरीदना पड़ रहा है। यहां सेग्रीगेट ही नहीं हो रही क्योंकि मियोसिस ही नहीं हो रहा। फिर आता है बेटा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बल्ले बल्ले, दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली माने मेनी एम्ब्रियोज, पॉली माने बेटा मोर देन वन एम्ब्रियो। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस बेटा मेनी एम्ब्रियो बनाते हैं, विच लीड्स टू ए पॉली एम्ब्रियोनी। बेटा पॉली एम्ब्रियोनी में सारे एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज हैं, वी कैन कॉल देम क्लोन्स, एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी का बेटा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कितने सारे हैं, ठीक है, कितने सारे हैं, मेनी एम्ब्रियोज, जैसे सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज वगैरह में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं पॉली एम्ब्रियोनी का, ठीक है। एग्जाम्पल द फ्लोरल पार्ट दैट डेवलप्स इनटू अ फ्रूट इन स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में बेटा फ्रूट किससे बनता है? थैलेमस से बनता है। क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज एपोमिक्सिस? दैट इज डेवलपमेंट, हम करा रहे हैं किसका? विदाउट फर्टिलाइजेशन हम बना रहे हैं, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन हम सीड्स बना रहे हैं, विदाउट मियोसिस हम सीड्स बना रहे हैं, विद एपोमिक्टिक जीन्स, ठीक है। Why, how is this phenomena useful for farmers? आप सेम फ्लो चार्ट बना के दिखा सकते हैं कि नॉर्मल हाइब्रिड सीड से सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा था, एपोमिक्टिक सीड्स में मियोसिस ही नहीं होता तो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स ही नहीं होता है, ठीक है। फिर बेटा क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक इवेंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस, गिव अ रीजन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन बेटा एंजियोस्पर्म्स में हो रहा है, कैसे हो रहा है? सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, एक्सप्लेन कर देना। गिव रीजन, अ सीड ऑफ ऑरेंज हैज मेनी एम्ब्रियोज, पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन के बारे में बताएंगे। कैश्यू इज अ फॉल्स फ्रूट, ठीक है, एंड गुआवा इज अ ट्रू फ्रूट, आप बता सकते हैं गुआवा इज अ ट्रू फ्रूट विच मींस ओवरी से बना है, और ये बेटा फॉल्स फ्रूट है मींस अदर पार्ट देन ओवरी से बना है, ठीक है। चलिए, ओहो ये वी हैव फाइनली फिनिश्ड द चैप्टर, और बहुत ही कम ही समय में हमने विद क्वेश्चंस पूरे चैप्टर को कवर किया है बेटा, ठीक है। प्लीज 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 हाई रिक्वेस्ट, सारे एग्जाम्पल्स को देखना, हर कॉन्सेप्ट को समझना, और होमवर्क के तौर पे बेटा आप इन नोट्स की प्रॉपर जो रीडिंग है करना, ठीक है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा पीडब्ल्यू ऐप का और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आप से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, दैट इज आरुषि दिल्ली बायोलॉजी में, तो वहां से भी मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स की रीडिंग करिए, साथ में बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग करिए, एंड प्लीज सॉल्व क्वेश्चंस, सॉल्व क्वेश्चंस,
बेटा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, वेरियस बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उनसे करिए, वरना एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से सब्जेक्टिव, पीवाईक्यू से सब्जेक्टिव, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, या वेरियस बुक्स इन द मार्केट या मॉड्यूल्स हैं उनसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। Finally, the chapter is over. A lot of love to all of you. बेटा इसी तरह हम हर चैप्टर कवर करेंगे इस सीरीज, वन शॉट सीरीज के अंदर, तो आप इस चैनल पे अपडेटेड रहिए, रेगुलर रहिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, बिकॉज इसी तरह धीरे धीरे सारे चैप्टर्स के वीडियो अपलोड होते जाएंगे और आप अपना पूरा रिविजन कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिए बेटा, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, तभी समझ आएगा। और बेटा अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाउ डिड यू फाइंड दिस लेक्चर। चलिए मिलते हैं जल्द in the next video next time. Bye bye everyone and all the best.